बार कहीं ये चर्चा चल रही है कि शायद बीजेपी को इस बार मुस्लिम वोट मिल जाएंगे और कुछ उलटफेर बड़ा हो सकता है पूरे जैसलमेर जिले में। रिलीजियस पोलराइजेशन जैसी चीज यहाँ है नहीं, तो ऐसा संभव है कि छोटू सिंह को इस बार मुसलमान वोट करे जैसलमेर में। बाड़मेर यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है और यहाँ पर भी एक बागी ने बीजेपी को बड़ी टक्कर दे रखी है। बीजेपी ने गलती ये की कि जहां नया चेहरा लाना चाहिए थे वहां पुराना डाल दिया, और जहां ये थोड़ा सा वहां देखने को मिल रहा है। जैसे बाड़मेर जिले के लिए बजट आया तो वो शिव में खर्च नहीं हो रहा है, वो बाकी जगह हो रहा है, बायतू जहां के नेता प्रभावशाली है। नमस्कार, 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के अलग अलग संभागों की बात कर रहे हैं, वहां की सीटों का एनालिसिस कर रहे हैं, एक एक सीट का आपको विश्लेषण बता रहे हैं कि किस सीट पर कोई प्रत्याशी भारी है, नहीं है, कहां कांटे की टक्कर है। बीकानेर की बात कर चुके हैं, हम अजमेर संभाग की बात कर चुके हैं और आज बात करने जा रहे हैं जोधपुर संभाग की। पश्चिमी राजस्थान का इलाका पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी संभाग से आते हैं, और भी कई बड़े नाम हैं, कई दिलचस्प मुकाबले हैं। कुल 33 सीटें हैं 6 जिलों के अंदर, एक एक जिले पर और एक एक सीट पर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान भी हैं, प्रदीप जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी सर, स्वागत है प्रदीप जी आपका। पहले प्रदीप जी का परिचय करा देता हूँ। प्रदीप जी पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, लंबे समय तक वहां पत्रकारिता की है उन्होंने, फील्ड रिपोर्टिंग भी की है, अखबारों में भी काम किया है और आजकल थिंक 360 के नाम से न्यूज पोर्टल वेबसाइट चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी है। प्रदीप जी पूरा मारवाड़ का, पूरे पश्चिमी राजस्थान के सारे जिलों का भी दौरा करके आए हैं, खुद भी फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ बेहतर जानकारी उनके पास है, ग्राउंड की समझ है, तो उनसे हर सीट पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे छोटे जिले से, जैसलमेर से, जहां पर सिर्फ 2 सीटें हैं और कुछ क्रांतिकारी यहाँ होते हुए इस बार नजर आने की संभावना है। पिछली बार दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बात करते हैं पहले जैसलमेर सीट की। प्रदीप जी, कांग्रेस के रूपाराम धनदेव और बीजेपी के छोटू सिंह भाटी, लेकिन इस बार कहीं ये चर्चा चल रही है कि शायद बीजेपी को इस बार मुस्लिम वोट मिल जाएंगे और कुछ उलटफेर बड़ा हो सकता है पूरे जैसलमेर जिले में। नवीन जी, जैसे जैसलमेर को देखें तो अकेले सीट को देखने की बजाय अपने को पोकरण साथ मिलके ही देखना होगा। जैसलमेर जिले में 2 विधानसभाएं हैं और 2 विधानसभा होने के साथ साथ 2 लोकसभा क्षेत्र भी हैं यहाँ पे। जैसे जैसलमेर जिला बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में आता है और पोकरण जो विधानसभा क्षेत्र है वो आता है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में। तो पोकरण के सांसद होते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और जैसलमेर के सांसद होते हैं कैलाश चौधरी। ये जोड़ी है जो कि मारवाड़ में बीजेपी का आइकॉन है। मारवाड़ की टिकटें निर्धारित करने में या चुनाव कैंपेन में भी गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी तो कद्दावर सांसद हैं और दोनों ही मोदी सरकार में मंत्री हैं बीते 4-4.5 साल से लगातार। गजेंद्र सिंह पिछली सरकार में भी जिन विभागों के मंत्री थे वो विभाग फिलहाल कैलाश चौधरी के पास में है। हुआ यह है कि एक और मंत्री अशोक गहलोत सरकार में है, काफी कद्दावर है, वक्फ एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है, नाम है सालेह मोहम्मद। सालेह मोहम्मद 2008 में भी विधायक रहे थे और सालेह मोहम्मद जो है जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। उनके पिता जो मरहूम गाजी फकीर हैं, उनका बड़ा प्रभाव रहा है और उनके बाद में उस जो पदवी है उसको सालेह मोहम्मद और उनका परिवार संभाल रहा है। तो मुस्लिमों में उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। जैसलमेर से कांग्रेस पूरे राजस्थान में 34 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीटें हैं, 34 सीट। उसमें से उसके अलावा 34 के अलावा एकमात्र सीट जैसलमेर ऐसी है जिस पर अनारक्षित सीट होने के बावजूद शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार मौका दिया है। पिछली बार रूपाराम धनदेव सीट निकाल ले गई क्योंकि सालेह मोहम्मद, जिनका मैं पोकरण वालों का उल्लेख कर रहा हूं, सालेह मोहम्मद जो है वो मांग रहे थे मानवेंद्र सिंह के लिए ये सीट, अपने मित्र मानवेंद्र सिंह जसोल के लिए, ताकि उनको पोकरण में राजपूत वोटों का फायदा हो। पोकरण में 2 बड़ी जातियां हैं, राजपूत और मुसलमान, और चूंकि उसके लिए सालेह मोहम्मद अंत तक अड़े रहे और अंतिम सूची में नाम आया रूपाराम धनदेव को ही वो सीट दी गई है। रूपाराम धनदेव के लिए कहा गया उन्हें चौटन भेजा जा सकता है, उन्हें जालोर दिया जाए या रेवदर भेज दिया जाए, जो भी रेस्ट ऑफ राजस्थान की जो
पश्चिमी राजस्थान की जो अनुसूचित जाति के लिए अलग सीट है, रिजर्व है, उन पे उनको भेजा जाए। लेकिन कांग्रेस ने उनको अनारक्षित सीट पे ही मौका दिया है जैसलमेर पे। तो जैसलमेर में टक्कर अब सालेह मोहम्मद के इशारे पे होगी, पोखरण के इशारे पे होगी। पोखरण जहां बाबा रामदेव का मंदिर है, दलित वर्ग भी बड़ी संख्या में है, और चूंकि प्रतापपुरी पिछली बार 1000 से बहुत कम वोटों से चुनाव हारे थे, बड़ी टक्कर रही थी, टक्कर इस बार भी है। सालेह मोहम्मद अगर इशारा करते हैं जैसलमेर में मुसलमानों को, तो वो इसी शर्त पे करेंगे कि पोखरण की कुछ राजपूत उन्हें वोट करें। तो यह बड़े देखने वाली बात होगी कि छोटू सिंह भाटी जो पहले विधायक रह चुके हैं मोदी लहर में 2013 में, क्या एक बार फिर से कमाल कर पाएंगे कि वो अनारक्षित सीट पर एक शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को जीतने से रोक पाए। यह एक बड़ी देखने वाली बात होगी जैसलमेर में। तो सब कुछ डिपेंड करेगा सालेह मोहम्मद के इशारे पे। अगर सालेह मोहम्मद की ओर से जो पीर पगारों के फतवे की बात आती है, अगर ऐसा कुछ आता है कि यहाँ जैसलमेर में एससी के प्रत्याशी के बजाय मुस्लिम जो है वो राजपूत को वोट करे, क्योंकि पूरे राजस्थान में यह इलाका ऐसा है जहां हिंदू और मुसलमान कहने को या अपने डॉक्यूमेंटेशन में अलग अलग हैं, अपन अलग अलग धर्म पालन करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से आपस में लड़ाई होने के बाद भी यहाँ पारस्परिक सौहार्द हैं। जैसे शिव सीट पे राजपूत और मुसलमान आमने सामने लड़ते हैं, पड़ोसी ही शिव सीट पे, पड़ोसी ही पोखरण सीट पे राजपूत मुसलमान आमने सामने लड़ते हैं और एक दूसरे को हराते हैं, जीतते हैं। लेकिन आपसी ऐसा कोई रिलीजियस पोलराइजेशन जैसी चीज यहाँ है नहीं। तो ऐसा संभव है कि छोटू सिंह को इस बार मुसलमान वोट करे जैसलमेर में, और इस ओर पे बीजेपी का पूरा मैकेनिज्म लगा हुआ है। प्रदीप जी, आपने बताया कि छोटू सिंह भाटी को मुस्लिमों का समर्थन मिल सकता है, सालेह मोहम्मद कर सकते हैं, मगर शर्त यह होगी कि सालेह मोहम्मद को पोखरण सीट पर प्रतापपुरी के खिलाफ राजपूतों का समर्थन मिल जाए। ये कितना संभव है? मुश्किल लगता है, क्योंकि वहां जो प्रतापपुरी है, महंत प्रतापपुरी बाड़मेर के तारा मठ के महंत हैं और जाति से राजपूत हैं, जन्म से राजपूत हैं। हालांकि वो सन्यासी हैं, पिछली बार चुनाव हार गए थे, पहले गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रतापपुरी। तो मुश्किल है कि राजपूत मुस्लिम प्रत्याशी को वोट करें। लेकिन चूंकि पिछली बार शैतान सिंह जो भाटी थे प्रत्याशी, यहां से जो पोखरण से विधायक रह चुके हैं 2013 में, उनका टिकट कटने के बाद एक बड़ा वर्ग नाराज था। अगर उन्हें भुनाने की कोशिश की जाती है तो चुनाव टक्कर का हो जाएगा एक बार फिर से, क्योंकि एक बड़ा कोशिश ये रही कि एससी का जो वोट है, बसपा का प्रत्याशी यहाँ नहीं खड़ा है, बसपा का प्रत्याशी यहाँ बिठा लिया गया, उसे जो है नाम वापसी के लिए मना लिया गया था। तो जो एससी का वोट कांग्रेस का मूल वोट बैंक माना जाता है, वो किस ओर जाएगा ये देखने वाली बात होगी। जो जीरो हो रहा था वो किसी न किसी को प्लस या माइनस करेगा आप सीधे तौर पे। तो बड़ा परिणाम नजर आएगा पोखरण पे भी। गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े स्तर पे इस सीट के लिए जुटे हुए हैं। चूंकि जोधपुर में जरूर कुछ दिनों पहले, यानी कि कुछ महीनों पहले ही हिंदू मुस्लिम जैसी स्थिति, दंगे जैसी स्थिति हुई थी, तो उसका असर निश्चित तौर पे पोखरण में इस हार्डकोर स्थिति में देखने को मिलेगा। तो ये कयास है कि वहां का मुसलमान राजपूत को वोट करे, या कोशिशें भी है, प्रतापपुरी वोट मांग रहे हैं, लेकिन चूंकि वही धर्म वाला मामला थोड़ा सा भारी पड़ेगा यहाँ पे। तो अब बीजेपी को सहारा रहेगा दलित वोट बैंक का और मूल ओबीसी वोट बैंक का, कि वो कांग्रेस की ओर नहीं जाए। तो बीजेपी को इन दोनों सीटों पर उम्मीद है कि शायद मुस्लिम वोट मिल जाए, सबको वोट मिल जाए। शायद इसीलिए अभी तक योगी आदित्यनाथ की कोई भी सभा मुस्लिम बहुल इलाका होते हुए भी वहां पर नहीं हुई है, जबकि वो तिजारा या दूसरी उन सीटों पर जरूर जा रहे हैं जहां मुस्लिम वोटर है। पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसलमेर जिले के अंदर अभी तक पोलराइजेशन को लेकर कोई बीजेपी ने कोशिश नहीं की है। उसे उम्मीद है कि शायद बीजेपी का वोट यहाँ पर मिल जाएगा। नहीं, उसके लिए अपने को इसकी पड़ोसी सीट पे चलना होगा, शिव सीट पे। वहां योगी आदित्यनाथ की सभा हुई है उस इलाके के लिए, और कोई ज्यादा बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो वहां बीजेपी के प्रत्याशी काफी जूझ रहे हैं, स्वरूप सिंह खारा जो हैं। तो अब लगता नहीं कि पड़ोसी ही विधानसभा क्षेत्र में, जबकि चुनाव का एक दिन बचा है भोंपू प्रचार का, तो उसमें वापस योगी आदित्यनाथ की सभा हो। तो यहाँ व्यवहार पे चीजें चलती हैं। जातीय जो जातियां अलग अलग है, चुनाव में पोलराइज्ड होती हैं, लेकिन चुनाव के बाद सारे एक होके काम करते हैं, और ऐसा भेदभाव जैसी स्थिति भी है नहीं इस इलाके में। अब बात करते हैं, आप जो शिव की बात कर रहे हैं, पड़ोसी जिले बाड़मेर की ही बात करते हैं। यहाँ पर 7 सीटें हैं
और सबसे पहले शिव की बातें करते हैं। बड़ा 5 मजबूत कैंडिडेट वहां पर मैदान में, और शायद एक को छोड़ भी दें तो कुछ जालन सिंह रावल शायद कुछ मजबूत स्थिति में नहीं है, तब भी चतुष्कोणीय मुकाबला बिल्कुल साफ नजर आता है, और शायद यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बागी पार्टी के प्रत्याशियों पर भारी पड़ रहा है। जी, बीजेपी के यहाँ पे 2 बागी हैं और कांग्रेस के 1। बीजेपी के बागी में एक तो पूर्व विधायक हैं जो कि आरएलपी से प्रत्याशी हैं, जालम सिंह रावलूत, 2003 में विधायक रहे थे। उनको टिकट दिया गया था, लेकिन वो चुनाव बाद में हार गए 2008 में। 13 में फिर वो टिकट के लिए फिर निर्दलीय खड़े हुए, तो मानवेंद्र सिंह जसोल को चूंकि लड़ाया जाना था, समाज की अपील पर वो बैठ गए और फिर उनको टिकट मिला नहीं। तो इस बार वो कह रहे हैं अंतिम चुनाव है और मैं खड़ा हो रहा हूं। उसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी जो कि युवा नेता है और उनका एक अलग ही चार्म नजर आ रहा है। शिव सीट जो कि कभी चर्चा में नहीं आती थी, और वहां पहली बार जो है वो ऐसा माहौल बन रहा है कि शिव में कुछ अलग हो रहा है। दूसरी ओर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा, बीजेपी ने ये कहा था कि हम किसी भी संगठन में काम कर रहे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, जो वो संगठन संभाले, चुनाव मैनेजमेंट संभाले। स्वरूप सिंह खारा किसी तरह से यहाँ टिकट ले आए और उन्होंने बाकी बीजेपी के लोगों को साथ दिया, लेकिन रविंद्र सिंह जो कि 6 दिन पहले ही बीजेपी में आए थे उनको और जालम सिंह रावलूत को वो नहीं साध सके। इसका नुकसान स्वरूप सिंह खारा को जिले के अन्य सीटों पे भी देखने को मिल रहा है कि यूथ का एक गजब मोबिलाइजेशन हुआ है, और जैसा मैं जाके आया वहां पे यूथ लोगों को कन्विंस करने में सफल हो रहा है कि हमारी जाति या हमारा जो वर्गीकरण है वो एक अलग व्यवस्था है, चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पे होना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, कई गांव वहां हैं जहां बिजली तक नहीं पहुंची है और सरकार 200 यूनिट फ्री की स्कीम लेके चल रही है वहां पे, और दूसरे वाले कह रहे हैं कि हम 300 कर देंगे या 400 कर देंगे। तो वो कह रहे हैं पहले बिजली तो दीजिए, खंबा तो दीजिए यहाँ पे। तो बड़ी समस्या है। पाकिस्तान की सीमा से सटी हुई ये तीनों विधानसभा क्षेत्र हैं, कुल 10 विधानसभा क्षेत्र सटते हैं। सर, जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि केंद्र सरकार बजट देती है सीमावर्ती जिलों को, कि अलग से बजट देती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहे जिलों को अलग से बजट दिया जाए। आपको जान के हैरत होगी, 10 विधानसभाएं राजस्थान की सीमा से सटी हुई हैं, तो जैसे बाड़मेर जिले के लिए बजट आया तो वो शिव में खर्च नहीं हो रहा है, वो बाकी जगह हो रहा है। बायतू जहां के नेता प्रभावशाली है, गुड़ामलानी जहां के नेता प्रभावशाली हैं, पचपदरा जहां के नेता प्रभावशाली, और बाड़मेर जहां के प्रभावशाली, वहां का बॉर्डर नहीं लगता। लेकिन जो बॉर्डर लग रहा है जिन विधानसभा क्षेत्रों का, वहां काम नहीं हो रहा। ऐसा ही कमोबेश जैसलमेर में है, ऐसा ही कमोबेश पोखरण में है, नोखा में है, अनूपगढ़ में है, खाजूवाला में है, कोलायत में है और गंगानगर में। सभी जगह, गंगानगर को अलग रख सकते हैं इससे। तो अब यूथ बात कर रहा है कि डेवलपमेंट चाहिए, केयर एनर्जी का CSR का पैसा वहां तक नहीं पहुंचा। अभी भी आप देख सकते हैं सड़कें इसलिए बनी है वहां पे, अच्छी सड़कें हैं कि बजट अच्छा होता है तो उसमें मार्जिन भी अच्छा रहता है। पानी वाला थोड़ा सा इशू बड़ा है और एजुकेशन और हेल्थ का इशू बड़ा है वहां पे। अब चूंकि पॉलिटिकल अगर अपन देखें वहां पे, तो रविंद्र सिंह भाटी ने एक मतलब जीरो ग्राउंड से शुरू करके, जब दूसरे नेता टिकट मांगने के लिए कोशिश कर रहे थे अगस्त सितंबर अक्टूबर में, नेताओं के यहाँ हाजिरी लगा रहे थे, रविंद्र सिंह ने एक परिवर्तन यात्रा निकाली वहां पे। जब बीजेपी अलग निकाल रही थी, रविंद्र सिंह की अलग यात्रा निकल रही थी, तो लोगों में मुद्दों को लेके एक माहौल उन्होंने खड़ा किया। वोट उनको कितने आएंगे ये बात अलग है, लेकिन एक युवा खड़ा हुआ है वहां पे चीजों को लेके। और चूंकि वहां पे 2 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हैं, सिंधी मुसलमान हैं और दूसरे वर्ग के भी एक मुसलमान है, वहां भी 2 फिरके हैं अलग अलग। अमीन खान लगातार 10 बार टिकट लेके आए हैं वहां से, 5 बार विधायक रहे हैं, 84 साल की उम्र हो गई है उनकी, और वो भी अब सेंटिमेंट्स के आधार पे वोट मांग रहे हैं। आज से पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बचपन में मारा पीटा गया, पुलिस ने मारा पीटा, सामंतवाद और वो तमाम चीजें पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह के फतेह खान जो कि अमीन खान के शागिर्द हैं, वो बागी हुए हैं यहाँ पे, और अभी टक्कर जो है वो रविंद्र सिंह भाटी और फतेह खान के बीच में देखने को मिल रही है। प्रचार प्रसार में भी ये दोनों थोड़े भारी पड़ रहे हैं, लेकिन अमीन खान का एक बड़ा सम्मान है, ईमानदार रहे हैं, उनकी छोटी सी ढाणी है। बाकी जो लंबे समय से राजनीति में उनके बड़े बड़े महल होते हैं, अमीन खान इतने धनी नजर नहीं आते। लोगों में ये चीज अपील करती हैं, और चीजें शिव में जो है वो बड़ी टक्कर की, पूरे मारवाड़ की अगर हॉट सीट कही जाए तो फिलहाल शिव है। मतलब यहाँ का अभी चुनाव परिणाम कहा नहीं जा सकता है। तो प्रदीप जी, बात
अगली सीट की करते हैं बाड़मेर। यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है और यहाँ पर भी एक बागी ने बीजेपी को बड़ी टक्कर दे रखी है। जी जी, यहाँ भी मामला बीजेपी का कैंडिडेट फिलहाल काफी पीछे है। यहाँ पे जो कड़वासरा हैं, दीपक कड़वासरा, तो नए चेहरे पे बीजेपी ने दांव लगाया है। यहाँ पे बीजेपी ने गलती ये की कि जहां नया चेहरा लाना चाहिए थे वहां पुराना डाल दिया, और जहां ये थोड़ा सा वहां देखने को मिल रहा है। और मारवाड़ में जहां बीजेपी अच्छी स्थिति में थी, अब जो जैसे बाड़मेर जिले की सीटों में, बाड़मेर सीट पे एक बार फिर से लोग मेवाराम जैन की ओर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस सीट पे राजपूतों की संख्या तो नहीं है, लेकिन वो सामने दोनों ही प्रत्याशी जाट प्रत्याशी हैं। निर्दलीय जो डॉक्टर प्रियंका चौधरी हैं वो भी, तो मुश्किल है कि राजपूत जो है वो जाट प्रत्याशी की ओर जाए। दूसरा दलित प्रत्याशी है, तो वो कांग्रेस का मूल वोट बैंक है, बाड़मेर के मुसलमान हैं, वो भी मेवाराम जैन की ओर देखते हैं। मेवाराम लगातार 3 बार से विधायक हैं, उनपे किसी लहर का कोई असर नहीं पड़ा, कभी अलग अलग लहर रही जी। और चूंकि उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई मेवाराम के खिलाफ, इसके बाद एक अलग तरह की सहानुभूति भी उनके अंदर एक है। दूसरा, पैसे से संपन्न है, तो पिछड़े इलाके के जो शहर हैं वहां अंतिम रात को पैसे का बहुत प्रभाव चल जाता है। और बाड़मेर में ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ वोट जो है वो महात्मा गांधी यानी कि विटामिन एम के नाम पे ले लिए जाएं। प्रदीप जी, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर सीटों पे प्रदेश भर में सभी जगह जाति के आधार पर चुनाव होता है। जिस जाति के जितने वोटर होते हैं, नेता उसी विधायक उसी आधार पर बनता है, और पार्टियां टिकट भी उसी आधार पर देती है। फिर मेवाराम जैन बाड़मेर में लगातार क्यों जीत रहे हैं, क्यों टिकट मिल रहा है, क्या सफलता है उनकी, क्या कहानी है? ये तो नवीन जी, अपन पूरे राजस्थान की अगर देखेंगे तो जैन कम्युनिटी एक ऐसी है जिसकी सोशल एक्सेप्टेंस है, आर्थिक रूप से संपन्न है। और पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर शहरी सीटें मैं आपके गिनाऊं, जोधपुर शहर में अतुल बंसाली काफी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, इसी समाज से आते हैं। पाली से ज्ञानचंद पारख लगातार 5वीं बार विधायक हैं, इसी समाज से आते हैं। सिरोही में संयम लोढ़ा लगातार तीसरी बार, लगातार नहीं, कुल तीसरी बार विधायक हैं। और सिरोही सीट पे तो 1965 के बाद में या तो जैन विधायक रहा है या दूसरे नंबर पे रहा है, तारा भंडारी वहां से रही है। बाड़मेर में केवल मेवाराम ही नहीं, वृद्धिचंद जैन भी रहे हैं। इसके अलावा भी हाड़ौती में देखा जाए तो हाड़ौती में भी जैन प्रत्याशी जो आपकी ये प्रमोद जैन भाया है या शांति धारीवाल, तो जो जिला मुख्यालय की सीटें जहां जाति बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जाति अलग अलग बहुत सारी जाति, क्योंकि सभी मिक्स कल्चर टाइप होता था, ऐसा कौन व्यक्ति है जो उन मिक्स लोगों को एक साथ लेके चल सके? तो फिर आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को और ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है जो जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो राजस्थान में जैन इसमें बाजी मार ले जाते हैं। आप जान के हैरत होगी कि 0.91% पॉपुलेशन है पूरे राजस्थान में जैन समाज की, और पिछली बार 9% एमएलए 9 एमएलए जैन है, 4.5% 2018 में। मतलब अपनी टोटल पॉपुलेशन से 5 गुना ज्यादा विधायक, और मुस्लिम जो है वो 9.5% है और विधायक 4.5% ही है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि आपकी संख्या ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है दूसरी जातियां आपको कितने सपोर्ट करती हैं। तो जैनों का जो आपसी एक समन्वय है और एक वो जो माहौल बना के या एक लगातार समन्वय करके ले जाते हैं, वैसा ही बाड़मेर में नजर आता है। अगली सीट है बायतू की। हरीश चौधरी कांग्रेस के एमएलए, बड़ा नाम है, वो मैदान में है। और बीजेपी के बालाराम मूंड जो नए प्रत्याशी हैं उन्हें चुनौती दे रहे हैं। और शायद आरएलपी के प्रत्याशी भी यहाँ पर उम्मेदराम बेनीवाल मैदान में है। प्रदीप जी, यहाँ क्या स्थिति है? उम्मेदराम कड़ी टक्कर दे रहे हैं, उम्मेदराम कड़ी टक्कर दे रहे हैं निश्चित तौर पे। और हरीश चौधरी से व्यक्तिगत अदावत है हनुमान बेनीवाल की, कैलाश चौधरी की। पिछली बार यहाँ कैलाश चौधरी थे प्रत्याशी, त्रिकोणीय मुकाबला था, इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला है। राहुल गांधी की कल की सभा के बाद थोड़ी सी स्थितियां बदली है वहां पे, हरीश चौधरी एक बार फिर से टक्कर में आए हैं। निश्चित तौर पे कड़ा और त्रिकोणीय मुकाबला है, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में से किसी 2 कोणों की अगर और गई तो 66% संभावनाएं हैं कि बीजेपी नहीं जीते हैं। बालाराम जीत सकते हैं, आरएलपी भी जीत सकती है, क्योंकि उम्मेदराम पिछली बार कम मार्जिन से। लेकिन एक बड़ी चीज है कि दलित वोट बैंक जो है वो बायतू में राजपूतों के साथ हैं। पिछली बार राजपूत प्रत्याशी थे यहाँ किशोर सिंह कानोड़, जो कि एक बहुत बड़ा वोट ले गए थे। उन्होंने इस बार बीजेपी ज्वाइन कर ली और अपने समर्थकों से आदेश लेके, बसपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने बीजेपी को ही सपोर्ट करने की बात कही है। और यह एक फैक्टर हो सकता है कि राजपूत अगर बीजेपी के साथ जाते हैं यहाँ पे और उनके साथ दलित जाते हैं,
और अगर जाट बालाराम मुंड की ओर देखते हैं कि भाई ये भी कैंडिडेट हो सकता है और 3 में से किसी 2 की ओर बंटना है, तो फिर बीजेपी यहां भारी पड़ेगी। हरीश चौधरी थोड़े से यहां कमजोर नजर आ रहे हैं, आरएलपी यहां थोड़ी सी भारी पड़ रही है। अगली सीट है पचपदरा की, जहां से मदन प्रजापत कांग्रेस के एमएलए हैं, वो मैदान में है और बीजेपी ने अरुण अमराराम चौधरी को फिर से उतारा है और आरएलपी के थान सिंह डोली भी यहाँ पर मैदान में है, जो शायद बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए पचपदरा सीट, वही यहाँ सारा कास्ट वाला मैटर है सर। पचपदरा में जो मुद्दा वो था कि बालोतरा को जिला बनाया जाए। पचपदरा और बालोतरा लगभग अब मिल गए शहर। दूसरा, बाड़मेर में डेवलपमेंट के लिहाज से रिफाइनरी सबसे बड़ा इशू है, रिफाइनरी पचपदरा में है। और अगर पुरानी इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो पुराना नमक का व्यवसाय, पचपदरा झील बहुत बड़ी झील है और यहाँ बहुत बड़े पैमाने में अंग्रेजों के जमाने से नमक का उत्पादन होता रहा है। और इस बार नंगे पैर चलने वाले विधायक मदन प्रजापत एक बार फिर से वोट मांग रहे हैं कि मैंने बालोतरा को जिला बनवा दिया। अब वो बालोतरा या 2-5 जिले और बनवा लेते हैं, 2-5 ही अगर बनते तो फिर उनका लगता कि केवल उन्हीं की वजह से बनाए, लेकिन प्रदेश में जिले एकदम बड़ी संख्या में बांट दिए गए, तो उनका जो हिस्सा है 100 में से वो 5% हो गया। अगर 5 जिले बनते तो 20% उनको फायदा होता। अब जो नुकसान हो रहा है वो बीजेपी के प्रत्याशी का हो रहा है, थान सिंह डोली के आरएलपी से खड़े हो जाने से। वो जो है राजपुरोहित समाज के आते हैं। आसोतरा जो यहाँ का ब्रह्मधाम राजपुरोहित समाज का सबसे बड़ा पीठ है, उसके वो काफी आशीर्वाद में हैं और राजपुरोहित समाज इस बार आरएलपी को वोट करेगा पहली बार, जो बीजेपी का मूल वोट बैंक माना जाता है। पचपदरा की समीपवर्ती सीट सिवाना पे महंत निर्मल दास महाराज को 2008 में कांग्रेस ने टिकट दिया था। इस बार पूरे राजस्थान में कांग्रेस ने एक भी राजपुरोहित को विधानसभा का टिकट नहीं दिया है। तो मारवाड़ में कई जगह राजपूत पुरोहित जो है वो खड़े हुए हैं बागी के तौर पे, लेकिन उससे नुकसान कांग्रेस की बजाय बीजेपी का हो रहा है, मसलन सिरोही में, मसलन पचपदरा में। तो यहां चूंकि बीजेपी के प्रत्याशी नए हैं, ऐसे में मदन प्रजापत को फायदा होता दिख रहा है। इस इलाके में क्या है, मोटे मोटे बात की जाए नवीन जी, तो ये जो इलाका है यहाँ व्यक्तियों के प्रभाव में जातियां हैं। कुछ लोग हैं जो ये कहते, जैसे मैंने साले मोहम्मद का जिक्र किया, जैसे सिवाना में प्रेम सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, या हेमाराम चौधरी हैं, या विश्नोई अमराराम है जिनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहते, वो जिस ओर इशारा कर देते हैं जाति उस ओर चल पड़ती है। तो माहौल बनाने की जरूरत नहीं। पीर पगारों के आदेश आते हैं, अमीन खान या फतेह खान, ये इस तरह के, तो आखिरी रात को भी परिणाम बदल सकता है। तो अभी के हालात पे अपन जिक्र कर रहे हैं कि अभी यहां थोड़ा सा पचपदरा में मदन प्रजापत जो है मजबूत हुए, यूथ मदन प्रजापत के साथ हैं। बीजेपी का एक कास्ट वोट बैंक खिसक रहा है। सिवाना की बात कर रहे हैं, सिवाना में भी बीजेपी के हमीर सिंह भयल जो एमएलए हैं फिर से मैदान में, और सामने मानवेंद्र सिंह मुकाबले में है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और बड़ी अच्छी चुनौती दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के एक बड़े समर्थक है सुनील परियार, जो उनके क्लोज है, वो भी मैदान में है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है सीट से? सर ये जो सीट है यहाँ पे मानवेंद्र सिंह जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं सुनील परिहार की वजह से। दूसरा, राजपूतों में पिछले, जब से ये पहले सिवाना एससी के लिए रिजर्व हुआ करती थी, टीकम चंद खान यहाँ से लंबे समय तक विधायक रहे हैं। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अनारक्षित हुई, तो यहाँ कान सिंह कोटड़ी बीजेपी के विधायक बने। फिर 2013 में हमीर सिंह बहल बने, फिर हमीर सिंह बहल बने। तो एक ही जाति का प्रत्याशी 3 बार से जीत रहा है यहाँ, तो इस जाति के प्रति थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी है और दोनों ही पार्टियों ने उसी जाति से प्रत्याशी उतार दिया। तो अब जो है, पिछली बार भी चतुष्कोणीय मुकाबला था और इस बार भी आरएलपी से जो प्रत्याशी हैं, महेंद्र टाइगर शायद उनका नाम है, जैन है ना? जी, तो वो प्रत्याशी हैं। और पिछली बार जो है वो आपको जान के हैरत होगी, कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पे खिसक गई थी। वहां पे पंकज प्रताप सिंह प्रत्याशी हुआ करते थे। कांग्रेस की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। सुनील परियार यहां से टिकट मांग रहे थे। मानवेंद्र सिंह को चूंकि एडजस्ट करने के लिए सीट दी गई, उन्होंने मांगा जैसलमेर था, तैयारी जैसलमेर में की, और चूंकि उनको टिकट देना ही है, ऐसे में उन्हें एक तरह से फंसा दिया गया है। अब अगर जो जीतता दिखेगा, लगता है सारे राजपूत, जिस तरह से अन्य जातियां भी करती, एक और जाएंगे। तो वो चूंकि भायल जो राजपूतों में कास्ट है, सब क्लान है, उसकी संख्या यहाँ ज्यादा है। तो अमीर सिंह बहल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है दूसरी जातियों में। तो क्या वो सिर्फ राजपूत वोटों के सहारे जीत जाएंगे? बड़ी बात है, देखने वाली बात रहेगी।
गुड़ामालानी सीट से जहां हेमाराम चौधरी चुने जाते रहे, इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और एंड टाइम पे बिल्कुल पैराशूट लगाकर कर्नल सोनाराम चौधरी कूदे और उनको कांग्रेस में टिकट मिल गया। सामने बीजेपी के विश्नोई हैं, लगातार सक्रिय बताए जाते रहे हैं। क्या स्थिति है वहां पर, क्या होगा? सर वहां पे स्थिति जो है वो ये बीजेपी की एक मजबूत सीट, अभी जो अपन जिन सीटों में चर्चा की है उसमें ये एक सीट है जिसपे कहा जा सकता है कि बीजेपी का के विश्नोई जो है, यंग है, नए हैं, लेकिन प्रभावी हैं। क्योंकि सोनाराम कभी बीजेपी कभी कांग्रेस वाली स्थिति रही, और हेमाराम चौधरी ने जिस मुद्दे को लेके चुनाव नहीं लड़ा, वो मुद्दे पे लोग आते नहीं हैं। दूसरे लोग भी आए थे, जिसमें दीपेंद्र सिंह शेखावत थे, जिसमें और भी नेता थे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ लिया उम्र का कह के कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इवन अमीन खान ने भी कहा था कि मेरे बेटे को टिकट दिया जाए, लेकिन अमीन खान चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट दे दिया पार्टी ने। दीपेंद्र सिंह भी चुनाव लड़ रहे, लेकिन हेमाराम चौधरी अपने चुनाव नहीं लड़ने पर तो अड़े रहे, लेकिन उनका जो मुद्दा था कि मैं चुनाव इस बेस पे नहीं लड़ूं कि मेरी उम्र हो गई है, युवा को मौका दिया जाए, तो पार्टी ने उनसे भी बुजुर्ग सोनाराम को टिकट दे दिया। हेमाराम से ज्यादा है उम्र सोनाराम की, और अब हेमाराम को कह रहे हैं कि आप प्रचार कीजिए। हेमाराम वैसे जबान के पक्के और सच्चे आदमी हैं, इसलिए उनका एक अच्छा वोट बैंक है। ऐसे में उनके लिए बड़ी दुविधा है, तो बड़े निकल रहे हैं पार्टी के प्रचार से, अनमने भाव से निकल रहे हैं। और दूसरा जो वोट है वो थोड़ा उनकी ओर काफी के विश्नोई थोड़ा सा मजबूत यहां दिख रहे हैं, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं अंतिम रात में भी कुछ हो सकता है। सोनाराम के खिलाफ एक अलग तरह का माहौल है, यहाँ सांसद भी रहे हैं तमाम तरह, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इस तरह का माहौल रहा है सर। चोहटन सीट है, दलितों के लिए सुरक्षित सीट है, एससी की सीट है, और कांग्रेस के पद्माराम मेघवाल और बीजेपी के आजूराम मेघवाल में पिछली बार भी इन्हीं के बीच मुकाबला हुआ था, फिर से मुकाबला है। आरएलपी के तरुण राय कागा चुनौती दे रहे हैं। कितना समीकरण बिगाड़ सकेंगे तरुण राय कागा, और किसका बिल्कुल, तरुण राय कागा पहले विधायक रह चुके हैं सर, बीजेपी से ही वोट बीजेपी के काट रहे हैं वो, ठीक है। और जाट वोट बैंक यहाँ अच्छी संख्या में है, हनुमान बेनीवाल का प्रभाव है। क्योंकि अगर यूथ हनुमान बेनीवाल और इनके साथ में आजाद समाज पार्टी के प्रभाव में आता है, तो तरुण राय कागा प्रभावित करेंगे परिणाम यहाँ पे, और इसका फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है। या तो यहाँ कहा जा रहा है या तरुण राय कागा रहेंगे एमएलए, या दूसरे जो हैं। बीजेपी के साथ एक बड़ी समस्या रही है सर, मारवाड़ में खास करके। मारवाड़ में पाली, जालोर, सिरोही में 3 विधानसभा सीटें जो है वो दलितों के लिए आरक्षित हैं, और बाड़मेर में 1 है। तो बीजेपी इवन जोधपुर में भी बिलाड़ा सीट दलित के लिए आरक्षित है। मेघवाल सबसे बड़ी कास्ट है एससी वर्ग में, जो अनुसूचित जाति समाज है उनमें, लेकिन बिलाड़ा में भी बीजेपी जो है वो वहां पे अर्जुन गर्ग को दे रही है, जो कि मेघवाल समाज से नहीं आते। सोजत में भी वो दमामी समाज के प्रत्याशी को टिकट दे रही हैं, वो रेवदर में भी कोली समाज के प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं, और जालोर में भी गर्ग समाज के। तो मेघवाल समाज जो है, जो कि एससी वर्ग में सबसे बड़ी संख्या है, उसकी बीजेपी से नाराजगी है खास करके। तो इस सीट पे जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं चौहटन के, लेकिन वही धर्म और राम के नाम पे यहाँ भी कोशिशें चल रही हैं। देखते हैं बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, युवा क्या करते हैं यहाँ के। अब बात पाली जिले की करते हैं। पाली जिले में 6 सीटें हैं, और पहली सीट अगर हम पाली की बात करें तो वहां की जो प्रत्याशी भीमराज भाटी है, उनका बड़ा एक जबरदस्त इतिहास रहा है, लगातार हारते हैं, कांग्रेस को हरा भी देते हैं। आप ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे कि इस बार वहां क्या स्थिति है, क्या भीमराज भाटी इस बार जीत जाएंगे? देखिए, भीमराज भाटी जो है वो चुनाव लड़ना जानते हैं, गजब के नेता हैं, और साफ और खरा बोलते हैं। लोग कहते हैं ये उनका एक माइनस पॉइंट भी है, जो बात है वो साफ और मुंह पे कहते हैं। उनके वो एक जिस तरह से एक स्टार प्रचारक के जितनी भीड़ जुटती है, भीमराज भाटी को सुनने के लिए उतने लोग पाली में भीड़ पे खड़े हो जाते हैं। 5,000 7,000 की भीड़ नॉर्मल है, लेकिन भीड़ वोटों में कन्वर्ट होती अक्सर नहीं दिखती। ज्ञानचंद पारख पूरी राजस्थान की विधानसभा में एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो मुख्य चुनाव यानी कि मेन उपचुनाव के अलावा लगातार 5 बार से उसी सीट से जीत रहे हैं। 2 ऐसे और विधायक हैं, जिनमें एक अशोक गहलोत हैं और दूसरे पुष्पेंद्र सिंह हैं, लेकिन वो दोनों ही उपचुनाव में जीते हैं। पाली में चूंकि वही जातीय वाला जैन है प्रत्याशी,
और बाकी चीजों की उनका कोई माइनस पॉइंट नहीं है, इसलिए दूसरी जातियां लास्ट में जुड़ जाती है, जो भी नाराजगियां उन्हें मना लिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद थोड़ी स्थितियां ज्ञानचंद पारख के पक्ष में आई हैं। भीमराज भाटी खुले तौर पे सचिन पायलट पक्ष के रहे हैं, खुले तौर पे, और उन्होंने लगभग कई बार अशोक गहलोत और उनके खेमे पे हमले बोले हैं। वहां अशोक गहलोत खेमे के एक नेता हैं केवल चंद गुलेछा। तो मैं अक्सर कहता भी हूं कि पाली में कांग्रेस की लगातार 8 बार से हार रही है सर, कांग्रेस में लगातार 8 बार से। वहां 1990 में पुष्पा जैन बनी, 93 में पुष्पा जैन, 93 में भीमराज, 85 में पुष्पा जैन, 90 में पुष्पा जैन, 93 में भीमराज भाटी और 98 से अब तक ज्ञानचंद पारख। भीमराज भाटी 8 चुनाव लड़ चुके हैं, बाली में भी उन्हें लड़ाया गया, लेकिन हर बार या तो उनका टिकट कट जाता है या वो बागी जरूर होते हैं। तो केवलचंद गुलेछा का मैं जिक्र कर रहा था। लोग कहते हैं कि पाली में कांग्रेस की हार के केवल चंद कारण हैं, तो उसको अब आप कैसे ही समझ लीजिए उन चंद कारणों को। तो इस बार क्या उम्मीद है, इस बार भीमराज भाटी क्या नहीं? इस बार देखिए 50,000 वोट मुस्लिम हैं पाली विधानसभा क्षेत्र में, एक तरफा अगर भीमराज भाटी के साथ जाते हैं। दूसरा, घांची समाज, वहां के बीजेपी के एक बड़े नेता है राकेश भाटी, जिनकी पत्नी रेखा भाटी जो है वो सभापति है नगर परिषद की, वो खुद बड़े नेता हैं, सभापति रह चुके हैं नगर परिषद के, उपसभापति रहे हैं, प्रतिपक्ष नेता रहे हैं राकेश भाटी। पाली सिटी में घांची वोटर्स जो कि राकेश भाटी के कारण, राकेश भाटी और भीमराज भाटी दोनों एक ही जाति से आते हैं, तो भीमराज भाटी और राकेश भाटी के कारण वोट आधे आधे बंट जाते थे। लेकिन इस बार एक मुश्त घांची समाज जो है वो भीमराज भाटी के साथ है। सबसे बड़ी चीज आती है राजपूत समाज के जो वोटर हैं वो भी ठीक संख्या में है वहां पे, और दलित वोटर जो है वो ज्ञानचंद पारख की ओर चले जाते हैं। चूंकि यहाँ जब मानवेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था 2008 में, मानवेंद्र सिंह रोहट ने, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक कमेंटेटर थे और मेयो कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे थे, तो मानवेंद्र सिंह ने जब चुनाव लड़ा तो भीमराज भाटी तब भी बागी हो गए, तो राजपूत भीमराज भाटी से उस वक्त से नाराज हैं, ऐसे में वो उन्हें वोट नहीं करते। लेकिन भीमराज भाटी के साथ एक और माइनस पॉइंट हो गया है कि पिछली बार कांग्रेस ने अच्छे वोट लिए थे, महावीर सिंह सुकरलाई। राजपुरोहित समाज एक बड़ी संख्या में यहाँ है, और पूरे राजस्थान में राजपुरोहित समाज को कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व विधानसभा के लिए नहीं दिया है। ऐसे में ये सारे समाज मिलकर भीमराज भाटी का नुकसान कर रहे हैं। बाकी 60-70 हजार वोट भीमराज भाटी अपने, कहते हैं लोग, के जेब में लेके चलते हैं, उनसे प्लस कितने हो पाते हैं, क्योंकि वहां भी सीधी टक्कर है। वहां भी आरएलपी का प्रत्याशी खड़ा है पटेल समाज से, जो कि बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। वहां पे देखते हैं कि वो कितने वोट तोड़ ले जाते हैं। ज्ञानचंद पारख के खिलाफ एक बड़ी इनकम्बेंसी है, लेकिन चूंकि उनका टिकट दूसरी ही लिस्ट में जारी हो गया था, ऐसे में उन्हें विरोध को दबाने का मौका बहुत मिल गया, और भीमराज भाटी को ये मौका नहीं मिला क्योंकि टिकट बहुत लेट आया उनका। सोजत सीट है, एससी की रिजर्व सीट है, और पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य यहाँ से मैदान में है। बीजेपी की सीट मानी जाती रही, और इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि निरंजन आर्य ने जो कार्य कराए हैं शायद उसके बल पर निकाल सके। सर, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सीधा सा मुकाबला है यहाँ पे। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्रीमती शोभा चौहान, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है निरंजन आर्य, ये आपस में रिश्तेदार हैं, दोनों समधी समधन हैं, मतलब भतीजी और बेटे का रिश्ता हुआ था। रिश्ता पिछले साल हुआ। इससे पहले भी निरंजन आर्य की पत्नी और शोभा चौहान आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, 2013 में जो चुनाव हुआ था, संजना आगरी वर्सेस संगीता आर्य हुआ था। कांग्रेस ने फिर 18 में शोभा सोलंकी को टिकट दिया और बीजेपी ने शोभा चौहान को। लेकिन ये समधी समधन वाला आपसी लड़ाई पहली बार हो रही है, और वहां ये चूंकि ब्राह्मण वोट बैंक बड़ा है, जैसे लक्ष्मीनारायण दवे वहां से विधायक रहे हैं, सीरवी वोट बैंक बड़ा है जहां से विधायक रहे हैं माधव सिंह दीवान, चिकित्सा मंत्री रहे थे, और राजपूत वोट बैंक बड़ा है वहां पे दलित के अलावा। तो ये तीनों ही वोट बैंक जो बड़ा है बीजेपी का वोट बैंक है। तो चूंकि दलितों के वोट आधे बंट रहे हैं और बीजेपी का ये वोट बैंक है, निरंजन आर्य अपने अधिकारी रहते वक्त बड़े चर्चा में रहे, फिर बाद में वो कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे पे रहे, जो है मुख्यमंत्री के सलाहकार के पद पे रहे हैं वो। तो चूंकि प्रचार शुरू होने से पहले तक उनका माहौल ठीक था, लेकिन जैसे ही वो शादी के ढोल बजने शुरू होते हैं, यानी कि आचार संहिता लगती है, उसके बाद चीजें शोभा चौहान की ओर जा रही हैं। शोभा चौहान के पति अभी भी आरएस हैं, राजेश चौहान जो है, रायपुर के वो रहने वाले हैं, और लगातार वो चूंकि रायपुर की प्रधान भी रही हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ना आता है।
और वो दूसरी बार विधायक बनने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो बड़ा एक अच्छा सेटअप वहां उस सीट पे जो है वो बीजेपी ने कर रखा है। और वहां थोड़ा सा कम्युनल भी है मामला। अगर मारवाड़ की सीटों पे देखें तो 2007 में जो सोजत के दंगे हुए थे 6 में, उसके बाद से हिंदू मुस्लिम वाला मामला वहां पे है। तो धर्म के नाम पे वहां वोट पोलराइज होते हैं। सोजत में, सोजत और जैतारण 2 सीटें पाली की ऐसी हैं जहां रिलीजियस जो है वो पोलराइजेशन है सर। तो शायद वो पोलराइजेशन विकास के कामों पर शायद भारी पड़ेगा। बात जैतारण की करते हैं। जैतारण में बीजेपी के अविनाश गहलोत जो एमएलए हैं फिर से मैदान में है। कांग्रेस ने सुरेंद्र गोयल को कांग्रेस ज्वाइन कराकर और टिकट दिया है। मगर यहाँ पे भी जो कांग्रेस के बागी हैं दिलीप चौधरी, जो आजाद समाज पार्टी से खड़े हुए हैं, और बीजेपी की एक और बागी हैं लक्ष्मण नाथ योगी। बड़ा चतुष्कोणीय मुकाबला माना जा रहा है यहाँ पर। जी, बड़ा और चतुष्कोणीय मुकाबला है निश्चित तौर पे सर। सुरेंद्र गोयल मूलतः कुमावत समाज के हैं, बड़ा वोट बैंक है और 5 बार विधायक रहे हैं जैतारण से। तो पिछली बार भी वो बागी होके लड़े थे निर्दलीय, 18,000 के आसपास वोट उनके आए थे सुरेंद्र गोयल के। इस बार लगता है कि सुरेंद्र गोयल जो है वो सबसे मजबूत इनमें सुरेंद्र गोयल है, क्योंकि कांग्रेस का जो कांग्रेसी वोट बैंक है, जैसे दिलीप चौधरी हर बार खड़े होते हैं, जैसे कि पाली में भीमराज भाटी होते हैं, जैसे कि जालोर में रामलाल मेघवाल होते हैं। तो दिलीप चौधरी ने वहां एक नारा दे रखा है, असली कांग्रेस नकली कांग्रेस। मेरे साथ जो है वो असली कांग्रेस है। लेकिन जिसे वो नकली कांग्रेस होने का दावा करते हैं, वो कांग्रेस का एक कार्डर बेस्ड सिस्टम है, उसका अपना एक वोट बैंक है। और सुरेंद्र गोयल अपने जो वोट ला रहे हैं वो 100% बीजेपी से तोड़ के ला रहे हैं, यानी कुमावत समाज, बड़ा समाज। दूसरा, माली यहां पे एक बहुत बड़ा समाज है, और वो अशोक गहलोत के नाम पे इस बार अविनाश गहलोत से आधा कट रहा है, क्योंकि पहले निर्दलीय खड़े होते थे, चाहे वो अविनाश खड़े हुए तो भी। लेकिन इस बार अशोक गहलोत के नाम पे मारवाड़ में काफी वोट बन रहे हैं उनको फिर से सीएम बनाने के लिए। और यहाँ रावत समाज है, जहां के मुकुट सिंह नाम के प्रत्याशी हर बार खड़े होते हैं, 10-11 हजार वोट ले जाते हैं। आप समझ सकते हैं सर, ये बड़ी संख्या है 10-11 हजार का वोट जो है। और लक्ष्मण नाथ योगी जो बीजेपी के तमाम असंतुष्ट लोग हैं। जैतारण क्या है सर कि 3 संभागों 4 संभागों के बीच का एक इलाका है जैतारण राजस्थान में। अब जैतारण एक ऐसा जिला है, ब्यावर एक ऐसा जिला है जो 6-7 जिलों से घिरा हुआ है। मिक्स कल्चर है यहाँ। तो मिक्स कल्चर के चलते असंतोष भी बहुत लोगों में होता है, वो राजनीतिक लोगों में भी है। चाहे वो संघ में काम कर रहे नेता हो, यहाँ पे जो एमएल कुमावत मांग रहे थे टिकट, जो डॉक्टर हैं, चाहे वो पुष्पेंद्र सिंह कुड़की मांग रहे थे। अब वो चूंकि पार्टी सेटअप में तो बंधे हुए हैं, लेकिन उनकी मन की आस्था लक्ष्मण नाथ योगी के साथ नजर आती है। चाहे वो दातार सिंह आकोदिया थे वगैरह थे, तो अब वो लोग यहाँ प्रचार करते नजर नहीं आ रहे बीजेपी के, जो टिकट मांग रहे थे। तो लक्ष्मण नाथ योगी जो बीजेपी का मूल वोट बैंक है, इतर कुमावत और इतर सुरेंद्र गोयल के प्रभाव वाला, उसे वो ले जाएंगे। देवासी समाज से आते हैं। देवासी भी इस इलाके में बतौर ओटाराम देवासी, बिकॉज ऑफ ओटाराम देवासी बीजेपी को वोट करते रहे। तो बीजेपी का बड़ा नुकसान हो रहा है सर। चूंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कह नहीं सकते वोट होने से पहले कि ये जीत रहा है, लेकिन अभी जो कांग्रेस जिस सीट पे यूं पुष्प टिका के बैठ सकती है कि भाई ठीक है स्थिति, तो वो जैतारण है पाली जिले में। इतना तो हम बता ही सकते हैं एनालिसिस करने के अंदर कि किस सीट पर किसकी कितनी स्थिति मजबूत है। सर 2013 और 2018 के चुनाव हुए, उस दोनों ही चुनाव में पाली में कांग्रेस 0 रही है, दोनों ही चुनाव में। और पाली एकमात्र ऐसा जिला रहा है पूरे देश में कि 2015 का वक्त था कि वहां एक भी जिला स्तरीय जनप्रतिनिधि कांग्रेस का नहीं था, एक भी। इवन एक जिला परिषद सदस्य जरूर बने थे जिनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो कहा जा रहा था कांग्रेस मुक्त जो भारत का नारा बीजेपी देती रही, वो पाली में साकार हुआ। तो यहाँ बीजेपी का काडर मजबूत है, आरएसएस है यहाँ पे अच्छी, और बाकी जिले में जो है वो कांग्रेस थोड़ी सी संघर्ष कर रही है सर। अब प्रदीप जी बात करते हैं सिरोही की। मात्र 3 सीटें हैं यहाँ पर। पहली सीट सर पाली की जो सीट है, जिक्र करना चाहेंगे मारवाड़ जंक्शन का, मुझे लगता है छूट रही है। मारवाड़ जंक्शन और बाली और सुमेरपुर, माफ कीजिए, 3 सीटें छूट गई हमसे। मारवाड़ जंक्शन की बात करते हैं। खुशबू सिंह जोजावर फिर से मैदान में है। यहाँ से पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, इस बार कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। अशोक गहलोत सरकार का समर्थन करते रहे, उनके समर्थक थे, तो गहलोत ने वादा निभाया। बीजेपी के केसाराम चौधरी मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक निर्दलीय है
इंद्र सिंह जो बीजेपी के बागी हैं और वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं बीजेपी को। प्रदीप जी क्या कहेंगे, इस बार बीजेपी मुश्किल में है या? सर बीजेपी इस बार ये सीट निकाल सकती है, क्योंकि खुशवीर सिंह जोजावर पिछली बार बागी हुए थे। कांग्रेस ने एक ही जाति के कैंडिडेट को उतारा था, जसाराम बोस थे कांग्रेस से और बीजेपी से केसाराम थे। केसाराम संघ के परिवार से आते हैं और सॉफ्ट छवि मानी जाती है, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के। खुशवीर सिंह जोजावर पिछला चुनाव 251 वोटों से जीते थे और वो तब जीते जबकि बीजेपी के बागी लक्ष्मीनारायण दवे एक बहुत बड़ा वोट बैंक ले गए थे अपने साथ। लक्ष्मीनारायण दवे पूर्व मंत्री रह चुके और बागी होके खड़े हुए थे मारवाड़ जंक्शन से। इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं या बसपा से जो प्रत्याशी हैं, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं और बीजेपी कांग्रेस के सिंबल के आसपास ही इनका नंबर आएगा और बड़ी उन जातियों से हैं जो खुशवीर सिंह का वोट काट रही है, राजपूत समाज से हैं। और इंद्र सिंह बागावास जो कि राजपुरोहित हैं, राजपुरोहित समाज, इंद्र सिंह बागावास सॉरी ब्यावर से हैं, मैं माफ चाहूंगा, क्या नाम उनका? इंद्र सिंह, हाँ इंद्र सिंह राजपुरोहित। वो भी जो वोट नुकसान बीजेपी को पहुंचा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है वहां पे उनका। ऐसे में सीधा तौर पे लग रहा है कि खुशवीर सिंह जोजावर यहाँ थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा, सरकार गिराने वाले वक्त जो कोशिशें हुई शुरू के 2-3 साल, उनका ज्यादा प्रभाव संगठन में, क्योंकि जिले में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, निर्दलीय थे लेकिन कांग्रेस के व्यक्ति हैं मूलतः। इनके पिता केसरी सिंह पहली विधानसभा में विधायक थे। ये खुद जो है वो मारवाड़ से पहले भी विधायक रह चुके हैं, 2003 से 8, 1998 से 3, तो और जिला प्रमुख रह चुके हैं पाली के। इनका एक अलग मतलब 10 से 15 तक ये जिला प्रमुख थे खुशवीर सिंह। तो एंटी इनकम्बेंसी खुशवीर सिंह के साथ भी है और उसका नुकसान इनको हो रहा है। बाली के अंदर क्या हाल है? वहां पुष्पेंद्र सिंह राणावत फिर से मैदान में है और बद्रीराम जाखड़ जो कांग्रेस के पहले सांसद भी रह चुके हैं, इस बार शायद बाहरी बताए जा रहे हैं, इसलिए मुश्किल में है बद्रीराम जाखड़। जी सर, जैसा मैंने अर्ज किया, यहाँ पे कास्ट बेस मामला है पूरा और पुष्पेंद्र सिंह राणावत 5 बार लगातार विधायक है और भैरव सिंह शेखावत जो बीजेपी को राजस्थान में स्थापित करने वाले रहे, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी पुष्पेंद्र सिंह राणावत हैं। क्योंकि भैरव सिंह शेखावत यहीं से विधायक थे, 1998 में विधायक बने। फिर 2002 में जब उनको देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया तो पुष्पेंद्र सिंह राणावत को, जो कि उस समय प्रधान थे बहुत कम उम्र में, उनको इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव में लड़ाया गया था। सामने भीमराज भाटी को लाया गया, लेकिन वो चुनाव पुष्पेंद्र सिंह आसानी से जीत गए थे। उस वक्त में उपचुनाव जीत गए जब कांग्रेस की प्रदेश में 153 सीट हुआ करती थी। तो उसके बाद पुष्पेंद्र सिंह ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक तो क्या सहज और सरल उपलब्ध हैं, दूसरा वो बोली के बहुत सॉफ्ट हैं और टारगेट बेस्ड काम दूसरे राजस्थान में जहां होता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, ये वो ऐसा उन्होंने किया नहीं। फिर कास्ट वाली बात करें तो राजपुरोहित, जणवा चौधरी, राजपूत, गरासिया, देवासी, ये जातियां लगभग या मूल ओबीसी, ये लगभग बराबर संख्या में है। कांग्रेस ने जब टिकट दिया राजपूत को तो दूसरी जातियां पुष्पेंद्र सिंह के आ जाती है साथ, उनकी सॉफ्ट छवि के चलते। जैसे पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ प्रत्याशी नहीं उतार के और गठबंधन में एनसीपी से यहाँ पे प्रत्याशी उतारा था, जो शरद पवार की पार्टी है, उमेद सिंह चंपावत को, तो वो चुनाव आसानी से पुष्पेंद्र सिंह जीत गए जबकि कांग्रेस की लहर थी। उससे पहले इन्होंने उतारा जणवा समाज के प्रत्याशी को, रतन जणवा, 2013 में। तो राजपुरोहित, गरासिया और मूल ओबीसी पुष्पेंद्र सिंह के साथ आ गई। उससे पहले राजपुरोहित, जयसिंह राजपुरोहित लड़ते थे, जिनका अभी कुछ दिनों पहले निधन हो गया। निधन उनका भी हो गया जो एनसीपी से लड़े थे, उमेद सिंह चंपावत। तो जब उनको उतारा तो जणवा, गरासिया और ये मूल ओबीसी पुष्पेंद्र सिंह के साथ आ गई। तो एक कास्ट इक्वेशन उन्होंने सेट कर रखा है और अपने खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी खड़ी नहीं होने दी। बद्री जाखड़ जो है, जो मूलतः जोधपुर जिले के रहने वाले हैं, पाली के सांसद जरूर रहे हैं वो, लेकिन उनकी जो जाति है, जाट, उसका वोट नहीं है यहाँ। जणवा जो समाज है वो अलग तरह की कास्ट है, ओबीसी वर्ग से आती है, लेकिन बद्री जाखड़ के खिलाफ और 2 दिन पहले एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ है सर, 2 दिन नहीं, परसों, 1 दिन पहले ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे जो सचिन पायलट खेमे से आते हैं और जिन एक जनप्रतिनिधि का मैं उल्लेख कर रहा था कि एक ही जिला स्तरीय जनप्रतिनिधि बचे, चुन्नीलाल चाड़वास, उन्होंने अपने समाज की मीटिंग लेके और विरोध जताया है बद्री जाखड़ का चलते चुनाव में
कि साहब राजपुरोहितों को एक भी टिकट नहीं मिला, इस वजह से राजपुरोहित इस बार कांग्रेस के साथ पाली में नहीं जाएगा कम से कम। तो यह नुकसान जो है वो यहां कांग्रेस को होता दिख रहा है। बद्री जाखड़ हार्डकोर स्पीकर हैं, हार्डकोर छवि के हैं, और उसके उलट पुष्पेंद्र सिंह अलग छवि के व्यक्ति हैं। सुमेरपुर आखिरी सीट है पाली जिले की। बीजेपी के जोराराम कुमावत जो एमएलए हैं फिर से मैदान में है, और कांग्रेस ने इस बार एक नया चेहरा उतारा है हरिशंकर मेवाड़ा को, और निर्दलीय मदन राठौड़ भी इस बार बीजेपी के बागी मैदान में है। यहाँ क्या मदन राठौड़ को बिठा लिया गया सर, मैं अपडेट करूंगा आपको। मदन राठौड़ मूलतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति के नेता हैं। 2003 में पहली बार विधायक बने, 2008 में उनका टिकट काटा गया, फिर 13 में विधायक बने और राजस्थान की विधानसभा में उप मुख्य सचेतक रहे हैं। मदन राठौड़ को लगा कि 18 में उनका टिकट फिर से काट के, और जोराराम कुमावत को जो कि नगरपालिका सुमेरपुर के चेयरमैन थे, उनको विधायक बनने का मौका दिया। उनको लगा 23 में एक बार फिर से उनको मौका मिलेगा, चूंकि वो अब उम्रदराज हो रहे हैं, और वो बागी खड़े हो गए, लेकिन मना लिए गए और उनसे फॉर्म उन्होंने वापस ले लिया था अंतिम दिन। तो मदन राठौड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा हुई 2 दिन पहले, उसका संचालन भी कर रहे थे और खुले तौर पे बीजेपी के साथ है, तो ये एक बड़ा फायदा है। सुमेरपुर सीट जो है सर पाली शहर से शुरू हो जाती है और एक लंबे पट्टे में लगातार चलती है 100 किलोमीटर तक, नेशनल हाईवे के दोनों तरफ। तखतगढ़ है, उसके अंदर सांडेराव है, तो एक लंबा एरिया है, और बीजेपी का आरएसएस का यहाँ बड़ा होल्ड है। तो सीधा सा फायदा यहाँ जोराराम कुमावत को हो रहा है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी मूल ओबीसी समाज से है। हरिशंकर मेवाड़ा भी प्रधान रहे हैं सुमेरपुर के। प्रत्याशी कांग्रेस ने मजबूत उतारा है, लेकिन कास्ट समीकरण उनके पक्ष में बैठ नहीं रहे हैं सुमेरपुर में। पर पूरी कोशिशों में जुटी है कांग्रेस की प्लस की जाए चीज। अब बात सिरोही की करते हैं। सिरोही सीट से संयम लोढ़ा और ओटाराम देवासी एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार क्या समीकरण रहेंगे? हाँ, ये सीट सबसे कांटे वाली टक्कर वाली है। एक नारा चल रहा है मारवाड़ में, रेबारी समाज को राई का समाज भी कहा जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि रायका जो है वो राई का पहाड़ हो गए हैं। तो लगभग सभी सीटों पे रेबारी समाज के प्रत्याशी जो है वो इस बार पॉलिटिकल एक स्विंग या यॉर्कर डाल चुके हैं। जैसे कि बाली में आम आदमी पार्टी से रेबारी समाज का व्यक्ति खड़ा है। जैतारण में लक्ष्मण, जो योगी लक्ष्मण नाथ हैं, वो मूलतः रेबारी समाज के हैं। सिरोही में ओटाराम देवासी हैं, आहोर में या रानीवाड़ा में रतन देवासी हैं। इस तरीके से तो एक अलग तरह का स्विंग। और दूसरी जातियों में राजपुरोहित समाज यहाँ पे टिकट मांग रहा था। नारायण पुरोहित जो है पूर्व जिलाध्यक्ष, उन्होंने जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा, मतलब जिलाध्यक्ष पद छोड़ा उन्होंने, और वो सिरोही से खड़े हुए हैं। मतलब हेमंत पुरोहित राजपुरोहित समाज के एक प्रत्याशी, जो कि बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। वोट कितने ले जाएंगे ये पता नहीं, लेकिन हेमंत पुरोहित अपनी स्टाइल और अंदाज से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बीजेपी के लोगों को। दूसरा, ओटाराम देवासी के साथ जो लोग थे, पिछली बार एक भजनाराम नाम के संत हैं, उनके खिलाफ एक माहौल बना था, क्योंकि वो सनातनी संत होने के बावजूद सालेह मोहम्मद के प्रचार में गए थे प्रतापपुरी के खिलाफ। तो चूंकि ये धार्मिक आस्थाओं वाला इलाका है, ऐसे में उनके खिलाफ हिंदूवादी छवि के और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने काफी धमकियां वगैरह दी थी। फिर भजनाराम को जो है वो कहा गया कि भाई आप, मतलब धमकियां दी, तो उनको सिक्योरिटी दी गई थी भजनाराम को, और मुकदमे दर्ज हुए थे। जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए बीजेपी की विचारधारा के लोग थे। अब भजनाराम जो 5 या 6 तारीख को कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे मारवाड़ जंक्शन में, उन्होंने अब बीजेपी स्वीकार कर ली है, लेकिन जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता है वो उनको पचा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, ये आपको जान के हंसी आएगी सर, ये इलाका ऐसा है कि रेवदर से जो 4 बार लगातार एमएलए हैं जगसी राम कोहली, पड़ोसी ही सीट में, उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगर ओटाराम जीत गए, यानी कि दलित वोट बैंक को लगता है कि ओटाराम अगर जीते तो वो मंत्री बनेंगे और जगसी राम का नंबर नहीं आएगा। ओटाराम पिछली बार दूसरी बार में ही मंत्री बन गए थे, और जगसी राम तीसरी बार होने के बावजूद मंत्री नहीं बन सके। तो हो सकता है कि दलित वोट बैंक, जिसमें मेघवाल बड़ा वोट बैंक है, कोहली बड़ा वोट, कोहली तो यहाँ नहीं है, लेकिन मेघवालों को पाली जालौर सिरोही में एक भी टिकट नहीं दिए जाने से कांग्रेस की ओर जा सकते हैं। सिरोही में जो बसपा का प्रत्याशी था, जो दलित वोट बैंक को एक नेशनल पार्टी का एक अवसर मिल रहा था, उस प्रत्याशी को भी बिठा लिया गया, तो वो भी नुकसान बीजेपी को है। वो संयम लोढ़ा की ओर वोट जा सकते हैं। संयम लोढ़ा की एक सोशल एक्सेप्टेंस एससी वर्ग में है और मूल ओबीसी की दूसरी जातियों में भी।
कुमावत समाज इस बार ओटाराम देवासी के साथ आ सकता है। ओटाराम देवासी भी वोट जुटाने में लगे हैं, लेकिन इस सीट पे अगर कांग्रेस जीती तो फिर सिरोही जिले के दोनों पे संकट है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है कास्ट यहाँ पे। और यहाँ हेमंत पुरोहित के खड़े होने का असर जो है वो आहोर सीट पे भी पड़ रहा है। वहां देवासी पुरोहित समाज के बीजेपी प्रत्याशी से नाराज हो रहे हैं, तो यहाँ चुनाव बड़ा टक्कर का है। सैम लोढ़ा बहुत अच्छे लेजिस्लेटर हैं, राजस्थान की विधानसभा में बेस्ट विधायक से सम्मानित हुए हैं वो, और सीपीए जो हैं उसके वो सचिव हैं राजस्थान के, जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो चलता है उसके सब। तो बड़ा और पैसे से यहाँ काफी चीजें मैनेज हो जाती हैं। बीजेपी जो है वो उनके युवा कार्यकर्ताओं का अलग तरह की सोच है, कांग्रेस वालों की अलग तरह की, और माहौल जो है वो अलग रूप में जा रहा है। प्रवासी वोटों का भी काफी फर्क पड़ेगा यहाँ। देवधर सीट की बात करें तो आपने कुछ समीकरण तो आपने बता दिया। जगसीराम कोली जो बीजेपी से हैं क्या समीकरण है, मोतीराम जो कांग्रेस के हैं, इस बार क्या स्थिति रह सकती है दोनों के बीच में, क्या मुकाबला है? जगसीराम कोली यहाँ लगातार जीत रहे हैं। पहले ये कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, छोगाराम बाकोलिया यहाँ से यातायात मंत्री बनते थे। 1998 से 2003 तक वो यातायात मंत्री रहे थे। उनकी बेटी ने टिकट मांगा था, अनिता बाकोलिया ने। नीरज डांगी यहाँ लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, जो कि अभी राज्यसभा सांसद हैं। और यहाँ का मेघवाल समाज इस बार नाराज है कांग्रेस से, क्योंकि डांगी यानी मेघवाल समाज का टिकट यहाँ काट दिया गया है। लेकिन चूंकि डांगी राज्यसभा सांसद हैं और डांगी ने जिनका प्रपोज किया वो अपने जीजा थे उनके खुद के, तो कार्यकर्ताओं का अलग सा माहौल। लेकिन अभी कांग्रेस के लिए पक्ष की चीज यह है कि जगसीराम कोली के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, अच्छी एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि वो 20 साल से कंटिन्यू विधायक हैं इस सीट पे, और ये सीट गुजरात से सटी हुई है। दो चीजें बनती है सर यहाँ पे, कि अगर मेघवाल समाज मोतीराम कोली की ओर जाता है तो मोतीराम कोली चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अभी गुजरात का एक आरएसएस का बहुत बड़ा काडर जो है वो मूल ओबीसी और राजपूत समाज के जो प्रत्याशी हैं और कड़बी समाज के जो प्रत्याशी हैं, कड़बी समाज के जो वोटर हैं, उनको वो अच्छे पैमाने पे या चीजें मैनेज करने में जुटा है। क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि इस सीट पे लग रहा है कि गुजरात से सटी हुई सीट एक जगह जाजम पलट रही है सांचौर से, यहां से न पलट जाए, इसके लिए इस सीट पे बड़ी संख्या में मेहनत हो रही है। ये मेहनत कितनी कारगर होगी ये 3 तारीख को पता चलेगा सर। आबू पिंडवाड़ा की जो सीट है एसटी की जो सीट है ये, और मारवाड़ की एकमात्र एसटी की सीट है सर जोधपुर संभाग कांग्रेस के लीलाराम और बीजेपी के समाराम में मुकाबला है। पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार क्या उम्मीद? देखिए समाराम सर 2003 में विधायक बने थे, 8 में हारे, 13 में बने और 18 में बने, 3 बार विधायक रह लिए, और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और जो कांग्रेस से प्रत्याशी है लीलाराम, वो समाराम के बेटे को शायद चुनाव हरा चुके हैं, और वो BA-LLB यानी पढ़े लिखे हैं। तो पहली बार आपको यहाँ पे एक काफी साक्षर व्यक्ति दिखेगा नेशनल पार्टी की ओर से। पिछली बार जो लालाराम गरासिया थे जाम्बुड़ी के, वो पहले विधायक रह चुके, प्रधान रह चुके, लेकिन उनका ज्यादा एजुकेशन लेवल नहीं था। यहाँ आदिवासियों में जागरूकता बहुत आई है सर, गरासिया है, तो यहाँ टक्कर जो है वो समाराम तीसरे नंबर पे आज की तारीख में वोटों में क्या रहेगा, क्योंकि बीजेपी फिर वही वहां वसुंधरा राजे की सभा हुई है, आज राजनाथ सिंह सिरोही में है, तमाम चीजें कोशिशें चल रही हैं। आबू पिंडवाड़ा जो है उसमें आबू रोड जो है वो रेउदर का हिस्सा है सर, शहरी मतदाता। ऐसे में कंप्लीट ये विधानसभा क्षेत्र जिसमें पिंडवाड़ा भी आता है, पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, माउंट आबू पिंडवाड़ा नगरपालिका, माउंट आबू नगरपालिका और सरोगगंज नगर, ये शहरी वोटर है। इसके अलावा पूरा रूरल और पिछड़ा हुआ इलाका है, आदिवासी वोट बैंक है यहाँ पे। तो यहाँ जो BAP भारत आदिवासी पार्टी है उसने एक गजब का मजबा यहाँ पे जमाया है, और माउंट आबू के जो लोग हैं वो खासे नाराज हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही से, क्योंकि माउंट आबू के जिस तरह से सौंदर्यकरण पे नाम पे या सीवरेज के नाम पे जिस तरह से वहां अतिक्रमण, अवैध निर्माण, लोगों की बिल्डिंगें बन रही हैं, लोगों के होटल बन रहे हैं, लेकिन आदिवासी बहुत परेशान हैं। वो अगर एक शौचालय भी बनाना चाहते हैं तो बहुत पीड़ित हैं। ऐसे में उनमें एक नई जो है वो चीज पनप रही है, जो कि पहले यहाँ नहीं देखी गई। डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में तो BTP को पिछली बार चुना था, BTP वालों की ये जो पार्टी है राजकुमार रोत की और इनकी, तो इस उनके प्रत्याशी काफी यहाँ सक्रिय हैं, और उनकी जो नामांकन सभा थी उसमें भी हजारों की संख्या में आदिवासी उमड़े थे। उसके बाद एक अलग तरह का टेम्पो बना है। तो आप
मान के चलिए कि एक अलग परिणाम आ सकता है आबू पिंडवाड़ा सीट पे। राजकुमार राउत, तो मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ, बीटीपी की जगह अब बीएपी उन्होंने बना ली है, भारत आदिवासी पार्टी, बाप के हाँ, नाम मैं पर। यही अर्ज कर रहा हूं कि 2018 में बांसवाड़ा में बीटीपी ने जिस तरह से किया था, वहां इस बार बीएपी, वो बीटीपी वाले मर्ज हो गए, राजकुमार राउत वगैरह बीएपी में। जी सर। तो इस बार खाता यहाँ भी खोल सकते हैं, मेवाड़ से बाहर निकल के यहाँ तक आ सकते हैं। एग्जैक्ट वागड़ मेवाड़ से बाहर निकल के यहाँ भी सर। तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी चीज होगी, बड़ा नई चीज होगी जो आपने हमें बताई है। अब बात जालौर की करते हैं। जालौर में पहली सीट तो खुद जालौर की जो दलितों की सुरक्षित सीट है, एससी की सीट है, बीजेपी के जोगेश्वर गर्ग एमएलए हैं, वो फिर से मैदान में है, और कांग्रेस ने रमीला मेघवाल को टिकट दिया है, चेंज किया है, पर शायद रमीला मेघवाल को बाहरी बता के बड़ी मुश्किल है उनके सामने। और एक निर्दलीय है जो रामलाल मेघवाल, पूर्व एमएलए, वो भी मैदान में है, और उन्हें शायद कांग्रेस का ज्यादा समर्थन मिल रहा है, बाकी कांग्रेसी उम्मीदवारों का समर्थन ज्यादा मिल रहा है, शायद इसीलिए बीजेपी वहां कुछ अच्छी स्थिति में नजर आती है। सर वहां जो है वो स्थिति थोड़ी सी अलग है, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। जोगेश्वर गर्ग जो है वो कई बार विधायक रहे हैं, सांसद का चुनाव भी लड़े हैं बूटा सिंह के सामने, मंत्री रहे हैं आयुर्वेद के, और जोगेश्वर गर्ग राजस्थान की विधानसभा में बीजेपी के विप हैं, यानी सचेतक हैं, और बड़े नेता हैं दलित वर्ग के। राजस्थान में वो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जो है बीजेपी का, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हुआ करते थे। तो जोगेश्वर गर्ग का 2013 में टिकट कट गया था, उनकी जगह अमृता मेघवाल को दिया गया, और ये माना जा रहा था कि जोगेश्वर गर्ग जो है उनका राजनीतिक करियर जो है अब खत्म हो चुका है। संघ के परंपरा से आते हैं जोगेश्वर गर्ग। गर्ग समाज जो है, जो गुरु कहलाते हैं, वो बहुत कम संख्या में यहाँ है, एक दो गांवों को छोड़ के बाकी जगह नहीं है। तो जोगेश्वर गर्ग का राजनीतिक करियर एकदम माना जा रहा था कि खत्म है। लेकिन 2017 में जब राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद, तो उनके शपथ ग्रहण में जिन लोगों को न्योता आया था उसमें से जोगेश्वर गर्ग एक थे। तो उसके बाद जोगेश्वर गर्ग की बीजेपी में एक बार फिर से, और 18 में वो टिकट ले आए। अमृता मेघवाल जो कि 2013 में 45,000 वोटों से जीती थी, उनका टिकट कट गया। अब बीजेपी के सामने जो बगावत में तीसरे नंबर पे हैं वो है पवनी मेघवाल हैं वहां पे, और पवनी मेघवाल को मेघवाल समाज पवनी के साथ जा रहा है रमीला की बजाय, क्योंकि रमीला मेघवाल रानीवाड़ा की प्रधान हैं, और वहां रानीवाड़ा जो यहाँ से 100-125 किलोमीटर दूर है, जालौर ही जिले का हिस्सा है, अब सांचौर का हो गया, तो लोग कह रहे हैं बारी हैं। पुखराज पाराशर जो खेमा है, उन पे ये आरोप लगाते हुए जो कांग्रेस की पिछले बार की प्रत्याशी थी 2018 की, श्रीमती मंजू मेघवाल, वो अब रामलाल मेघवाल के साथ हैं। पिछली बार रामलाल मेघवाल वैसे हर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पिछली बार रामलाल मेघवाल नहीं लड़े। कल ही मेरी उनसे बात हुई रामलाल जी से, तो वो ये बोल रहे थे कि मैंने तभी कांग्रेस के अगेंस्ट जाके चुनाव लड़ा है जब बाहरी को टिकट दिया है, चाहे वो महेंद्र सिंह नाम के एक प्रत्याशी आए, चाहे वो एक और प्रत्याशी पहले लाए गए थे, तो उनको जब लाया गया तब मैंने चुनाव लड़ा। इस बार भी बाहरी आया इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं। और मंजू मेघवाल जो कि पूर्व प्रत्याशी हैं, पूर्व जिला प्रमुख हैं, वो रामलाल जो कि पूर्व विधायक हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। रामलाल मेघवाल को चुनाव लड़ना आता है और पुराने लोगों में गजब की पैठ है। लेकिन अभी जो स्थिति देखें वो कांग्रेस की बजाय बीजेपी में ज्यादा संकट में है, क्योंकि यहाँ पे एक राजपूत समाज का एक वर्ग है, भूमिया राजपूत समाज। ऐसे राजपूत जो रियासत काल में टैक्स देते थे, उनको भूमिया राजपूत समाज नाम से जाना जाता है। ये आपको जालोर सिरोही में ही मिलेगा कमोबेश। उस समाज का एक मटकी प्रकरण हुआ था, आपको याद होगा, सुराणा में। उस वक्त पवनी मेघवाल जो कि बीजेपी की जिला मंत्री हुआ करती थी, जिला सचिव जो पद होता है उस पे, उन्होंने भूमिया राजपूत समाज का साथ दिया और ये कहा कि मटकी वाला मामला बिल्कुल फेक था, कोई मटकी नहीं थी, बच्चे की डेथ के कारण अलग रहे हैं, और खुले तौर पे वो आलोचना का शिकार भी हुई। लेकिन अब भूमिया राजपूत जो कि हजारों की संख्या में वोटर है, वो बीजेपी का वोटर था, वो अब पवनी मेघवाल के साथ हैं। और मेघवाल कम्युनिटी में जो लोग बीजेपी की विचारधारा रखते हैं, वो जोगेश्वर गर्ग की बजाय पवनी मेघवाल की ओर जा रहे हैं। तो बीजेपी के साथ बड़ा संकट हो रहा है। एक और बड़ा अपडेट हुआ है सर, महाराष्ट्र के एक नेता हैं राज के पुरोहित, जो मूलतः सिरोही के फूंगणी गांव के रहने वाले हैं, और उन्होंने आहोर और सिरोही में जो भाषण दिए
उससे माली वोट बैंक, जो कि यहाँ बीजेपी का मूल वोट बैंक है, वो अब कांग्रेस की ओर जा रहा है। अशोक गहलोत के खिलाफ दिए गए भाषण के बाद में जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, असंसदीय अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल, उनके बाद में बीजेपी का यहाँ आहोर में भी थोड़ा सा मामला फिसल रहा है हाथों से, सिरोही में भी फिसल रहा है, माली वोट बैंक वहां भी है, और जालोर में भी फिसल रहा है, 3 विधानसभा, और इवन भीनमाल में भी। तो 4 विधानसभा क्षेत्रों पे इन 2 भाषणों का बड़ा असर पड़ रहा है सीधे तौर पे। अगली सीट है आहोर की। आहोर में बीजेपी के छगन सिंह राजपुरोहित हैं और कांग्रेस से सरोज चौधरी जो नया चेहरा है, टिकट चेंज किया गया है यहाँ पर। यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है? सर आहोर जो है वो पहले तो कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी जब भगराज चौधरी यहाँ से लड़ते थे। यहाँ से गोपाल सिंह भाद्राजून भी रहे हैं। मूलतः ये कास्ट इक्वेशन थोड़ा सा चेंज किया है। ज्यादातर राजपूत समाज के प्रत्याशी 8 बार विधायक बने हैं आहोर से, और या भगराज चौधरी जीतते थे। 2003 के अंदर राजपुरोहित समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया गया। इससे पहले गुलाब सिंह राजपुरोहित को सुमेरपुर से देते थे वो, और जब छगन सिंह राजपुरोहित की जगह शंकर सिंह राजपुरोहित को 2003 में दिया और ये जीते, उसके बाद राजपुरोहित समाज की सीट ये फिक्स हो गई बीजेपी की ओर से। 8 में जरूर शंकर सिंह का टिकट काट के उनको दिया गया सुमेरपुर, और यहां दिया गया था चिरंजी लाल दवे को, लेकिन बीजेपी को प्रयोग रास नहीं आया। उसके बाद उन्होंने 2013 में फिर शंकर सिंह को दिया, फिर शंकर सिंह जीते। 18 में छगन सिंह को दिया, छगन सिंह जीते। राजपूत समाज और राजपूत समाज का एक समन्वय इस सीट पे है, जो कि बड़ा वोट बैंक है। उसके अलावा दूसरा बड़ा वोट बैंक है कड़बी समाज। कड़बी समाज जो है वो पहले सवाराम पटेल लगातार 2 बार हार चुके। इस बार दिया गया है जो सरोज चौधरी हैं, उनको, टीचर हैं पेशे से, पढ़ी लिखी महिला हैं। यहाँ आधे वोट जाति पे है और आधे मुद्दे पे हैं। यहाँ बहुत बड़ी समस्या, ये इलाका सर बहुत सरसब्ज इलाका था। अनार पूरे देश में सबसे अच्छा यहाँ का हुआ करता था। अगर फलों की जानकारी रखने वाले जाने तो बेदाना नाम का अनार जो है वो सबसे फेमस अनार होता है। जैसे आमों में हापुस होता है या जो रत्नागिरी के आम होते हैं, उसी लेवल का अनार इस इलाके से होता था। और बेदाना नाम के गांव भी है यहाँ पे। उन गांवों के नाम पे भी 2 गांव है, बेदाना खुर्द और बेदाना कला। उसकी फसल का वो जो है वो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। तो उसका मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे जीरा, इसबगोल, अनार और तमाम मसालों की खेती हुआ करती थी, लेकिन जवाई बांध का पानी रोके जाने से ये इलाका सूख गया है। और यहाँ के लोगों की डिमांड है कि जवाई नदी में जो है वो रिपेरियन राइट के बाद का पानी छोड़ा जाए ताकि यहाँ के कुएं रिचार्ज हों। लोग बाहर पलायन को मजबूर हैं। तो जो ये विश्वास दिला रहा है कि भाई मैं ये करवा लूंगा, उसके साथ बेचारे लोग हर बार जाते हैं। छगन सिंह राजपुरोहित भी ये विश्वास इस बार दिला रहे हैं, सरोज चौधरी भी। लेकिन कौन पानी लाता है, इस पे जो छोटी जातियां या जो कृषक जातियां हैं वो उनके साथ जुटेगी। और यहाँ एक बड़ा मुद्दा है आहोर में जवाई का पानी। सरोज चौधरी ने कल की सभा के बाद गियर अप किया है अपना कैंपेन। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो छिटक रहे थे, साथ ही पिछली बार बसपा का प्रत्याशी यहाँ 22% के आसपास वोट ले गया था, वो वोट भी इस बार जो है वो कांग्रेस मान रही है कि उनके साथ जाएगा। ऐसे में जो स्थिति बन रही है यहाँ, कांग्रेस और बीजेपी में तगड़ी टक्कर है, क्योंकि वही राजपुरोहित और देवासी वाला कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ है। हेमंत पुरोहित वहां बागी हैं देवासी के खिलाफ, देवासी यहाँ बागी हो गए हैं छगन सिंह राजपुरोहित के खिलाफ। ये कहीं ना कहीं समस्या का कारण दिख सकते हैं सर। भीनमाल सीट है। भीनमाल के अंदर बीजेपी के पुराराम चौधरी जो एमएलए हैं, फिर से मैदान में लगातार 3 बार एमएलए रह चुके हैं। और समरजीत सिंह जो 3 बार हार चुके हैं, पार्टी ने फिर उन्हीं पर भरोसा जताया है। इस बार क्या स्थिति है? दोनों परंपरागत मुकाबला रहा है। जी, समरजीत सिंह 2 बार हारे हैं, पहले 2008 में और 18 में। 13 में उनका टिकट कट गया था। इस बार सर एक तो पुराराम चौधरी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जिस तरह से मैंने सीयू में उल्लेख किया कि अमीन खान एक ऐसा नेता है जो उसी सीट से 10वीं बार टिकट लाए हैं लगातार, तो पुराराम बीजेपी में एकमात्र ऐसे नेता है जो उसी सीट से 7वीं बार टिकट लाए। ऐसा कमाल भैरव सिंह शेखावत ने भी नहीं किया था बीजेपी में। और वो रात को भी काला चश्मा लगा के ही बात करते हैं और सहज पकड़ में है, उनका हाथ कोई पकड़ सकता है। इस वजह से उन्हें वोट मिलते हैं, इस वजह से वो जीत रहे हैं। लेकिन इस बार थोड़ी सी स्थिति अलग है। लोग वहां मुद्दे पे जा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि राजस्थान जालोर जो है वो पानी की समस्या थी, वहां पे नर्मदा आ गई, तो बाकी सारे शहर नर्मदा का पानी पी रहे हैं। भीनमाल बीच में छूट गए। समरजीत सिंह ये कह रहे हैं कि इस बार मैं विधायक बना तो मैं पानी आहोर मतलब भीनमाल में जरूर लाऊंगा। समरजीत सिंह
और साक्षरता वाले लेवल पे भी पूराराम से आगे हैं। थोड़ा सा अपने आप को उन्होंने रिफॉर्म किया है, जिस तरह से पहले वो थोड़ा, उनके पिता 3 बार विधायक रहे हैं, वो खुद 2 बार विधायक रहे हैं, उनकी मदर जिला प्रमुख रही हैं, समरजीत सिंह पुराने कांग्रेसी है। इवन जो जिस कानून की अपन बात करते हैं, दल बदल कानून, आया राम गया राम वाला, उस कानून में वो पीएचडी हैं समरजीत सिंह, डॉक्टर हैं पॉलिटिक्स के। तो वहां जो है इस बार थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार समरजीत सिंह जितने वोटों से हारे उतने वोट एक बसपा का प्रत्याशी और एक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नंदा देवी ले गई। इस बार दोनों ही प्रत्याशियों को मैनेज कर लिया गया है। नंदा देवी को चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था और जो बसपा का प्रत्याशी था उसे समरजीत सिंह ने बिठा लिया है। दूसरा, यहाँ बीजेपी का बड़ा वोट बैंक पुरोहित हैं। धुखाराम पुरोहित यहाँ के प्रधान थे, जो कि इस बार पूराराम के साथ खुले तौर पे नजर नहीं आ रहे हैं। हिंगलाज चारण जो कि बीजेपी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे, पूराराम के सपोर्टर थे, लेकिन इस बार वो भी यहाँ नजर नहीं आ रहे। ऐसे में पूराराम की मुश्किलें बड़ी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, मारवाड़ ऐसा आखिरी रात को भी कोई खेल हो सकता है यहाँ पे। तो पूराराम की उम्मीदें जिंदा हैं और बड़ी शिद्दत से जिंदा हैं। और उनको वैसे रात की जो स्टाइल है उस पर भरोसा भी खूब है कि वो रात का उनका जो कैंपेन होता है उसको वो किसी भी तरीके से भुना ले जाते हैं। रात का खेल हो सकता है। तो आपके जिले में सबसे हॉट सीट है सांचौर की, जहां से बीजेपी के सांसद देवजी पटेल बड़े मुश्किल में घिरे हुए हैं। जीवाराम चौधरी की बगावत के बाद में दानाराम चौधरी और दोनों उनकी खिलाफत कर रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री सुखराम बिश्नोई फिर से मैदान के अंदर है। क्या होगा इस बार? देवजी पटेल की क्या स्थिति है वहां पर? सर, वहां 4 कैंडिडेट हैं और चारों ही कद्दावर हैं। और अगर मैं कहूं राजस्थान का सबसे महंगा चुनाव कहीं होता है, सबसे महंगा राजस्थान का, तो वो सांचौर सीट है। यहाँ पे एक रघुनाथ बिश्नोई करके बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनका निधन हो गया तो उनकी पत्नी ने टिकट मांगा था। 1993 की शायद बात है। विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो उनकी पत्नी का नाम था मीरा देवी। तो मीरा देवी को टिकट नहीं देके हीरालाल बिश्नोई को टिकट दे दिया। तो हीरालाल ने ये परंपरा शुरू की भंडारे चलाने की। चुनाव में यहाँ 24 घंटे 1 महीने तक बढ़िया चकाचक माल उड़ता है, हलवा पूरी का भोग लगता है। लेकिन वहां उस समय एक नारा चला था कि हीरो टेको हीरा रो और वोट टेको मीरा रो, मतलब हलवा हीरालाल का खाओ और वोट मीरा देवी को दो। लेकिन वो चुनाव अलग परिणाम वाला रहा। लेकिन यहाँ उसके बाद चुनाव यहाँ का महंगा हो गया और इस बार पैसा खूब खर्च हो रहा है। लेकिन देवजी पटेल जो कि 15 साल तक सांसद रहे हैं, उन्होंने सांचौर को लेकर कोई विशेष उपाय किए नहीं, ऐसा आरोप है लोगों का। साथ ही एक आदर्श और संजीवनी सोसाइटी इश्यू भी है, उसको लेके देवजी पटेल के वादा जो है वो पूरे नहीं हो पाए, उसको लेके नाराजगी है। और मैन है कास्ट, सर, जाति सभी जगह। कड़वी समाज ने ही जो है वो, जो देवजी पटेल का समाज है, उसने जीवाराम चौधरी को समर्थन दे दिया है। और जो पिछली बार प्रत्याशी थे दानाराम चौधरी, जिनको देवजी ही लाए थे जीवाराम का टिकट कटवा के, जीवाराम बागी हुए, दानाराम को हरा दिया। लेकिन अब दानाराम और जीवाराम एक हो गए देवजी पटेल के खिलाफ। बीजेपी की पूरी कार्यकारिणी, सारे मंडल, जो 6 मंडल हैं, उनके मंडल अध्यक्षों ने और सबने इस्तीफे दे दिए। अब बीजेपी के पास मूल कार्डर बेस का कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं हमने खड़े कर लिए, लेकिन 5 साल काम करने वाले और 1 महीने के कार्यकर्ता में फर्क होता है सर। तो बीजेपी की जाजम यहां से खिंच चुकी है सीधे तौर पर। कांग्रेस के साथ हैं कि 2 बार से विधायक हैं सुखराम बिश्नोई। सुखराम बिश्नोई बहुत सीधे सरल व्यक्ति है सर, लेकिन उनके जो आसपास हैं उनको लेके वहां एक जुमला चल रहा है कि यहां तो नुकसान सभी करते हैं, लेकिन सुखराम जी से नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि उनके लिए 10 लोग काम करते हैं, तो वो 8 घंटे की बजाय 80 घंटे का नुकसान हो जाता है। लेकिन चूंकि उन्होंने सांचौर को जिला बनवाने में सफलता हासिल की, लेकिन वहां एक बड़ा मुद्दा है सर, सांचौर और पड़ोसी सीट रानीवाड़ा, उसको लेके लक्ष्मण देवासी की हत्या। लक्ष्मण देवासी शराब व्यवसायी थे, उनकी हरियाणा के शूटर्स ने यहाँ के हत्या कर दी थी। सांचौर जिस दिन जिला बना था उसी दिन। तो उस सीट पर जो देवासी समाज बिश्नोई को वोट करता था, वो इस बार अलग जा रहा है। वो बिश्नोई समाज के प्रत्याशी को वोट नहीं कर रहे। यही चीज रानीवाड़ा में है। रानीवाड़ा का बिश्नोई जो देवासी समाज के रतन देवासी को वोट करता था, वो अब नारायण सिंह देवल की ओर जा रहा है। तो सांचौर जो है चतुष्कोणीय मुकाबला है। एक और यहाँ नेता है जिनका अगर नाम नहीं ले तो चीज ठीक नहीं रहेगी। डॉक्टर शमशेर अली पीसीसी के सदस्य रहे, बसपा से टिकट लिया है। पिछली बार भी बसपा ने अच्छे वोट लिए थे। डॉक्टर शमशेर अली जो है वो पढ़े लिखे हैं और दलित, मुस्लिम और बाकी इन तीनों से ही जो असंतुष्ट थे उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो मार्जिनल वोट से ज्यादा वोट ले जाएंगे। ऐसे में
लड़ाई जो है वो देवजी पटेल और शमशेर अली के बीच नजर आती है तीसरे नंबर के लिए। तो चुनाव जो है वो जीवाराम और सुखराम में नजर आ रहा है। बड़ी बात आप बता रहे हैं कि देवजी पटेल जो सांसद हैं, पार्टी ने सुमित से टिकट दिया सांसद को कि एक सीट कम से कम निकाल कर दे देंगे, वो शायद तीसरे पोजीशन पर नजर आएंगे। रानीवाड़ा की बात करें, रानीवाड़ा में बीजेपी नारायण सिंह देवल जो एमएलए हैं वो फिर से मैदान में है और रतन देवासी उनके सामने है। वही पिछली बार जैसा ही मुकाबला रहेगा। बताया जा रहा है कि शायद काफी टफ मुकाबला है यहाँ पर और कम मार्जिन से जीत होगी। जी सर, ये मारवाड़ में अगर कांग्रेस के युवा नेताओं में से कहा जाए जिसको चुनाव लड़ना आता है वो रतन देवासी। वोट कैसे पोलराइज कराए जाए, भीड़ तो सभी नेता जुटा लेते हैं। यहाँ वही हलवा पूरी चलती है तो भीड़ जुट जाती है सबके साथ, वो इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, मतलब हलवा इसका खाओ वोट उसको दो। लेकिन रतन जो है वो भीड़ को वोटों में कन्वर्ट करवा लेते हैं। मसलन जैसे मैंने कहा कि विश्नोई उनका एक बड़ा वोट बैंक था, 30,000 प्लस वोट है, वो इस बार कंप्लीट उनसे अलग चला गया। तो उन्होंने बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक कड़बी वोट बैंक में सेंध लगाई है, बीजेपी के बड़े वोट बैंक भूमिया राजपूतों में सेंध लगाई। ये माहौल 2 महीने पहले रतन देवासी के खिलाफ शुरू हो गया था, तो उन्होंने 2 महीने इसी पे काम किया कि किस तरह से मुझे बीजेपी का मूल वोट बैंक तोड़ के लाना है। पिछली बार 3300 वोट के आसपास से वो चुनाव नहीं जीत पाए थे और गजब के सक्रिय हैं। एक साइकोलॉजी में एक सवाल आता है सर कि ऐसी कौन सी अच्छी चीज है जो ज्यादा हो जाए तो आपका ही नुकसान करती है। वो चीज रतन देवासी के पास है। रतन देवासी के पास अति आत्मविश्वास है। ऐसे में वो कोशिश करते हैं कि रेवदर पे मैं सेट कर दूं चीजें, भीनमाल में मैं सेट कर दूं, सांचौर में मैं सेट कर दूं, इसमें उनके हाथ से वो चीजें निकल जाती है। लेकिन इस बार रतन बड़ा संभल के खेल रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं सर कि रतन देवासी छात्र राजनीति की शुरुआत करते हैं सिरोही से। वो रहने वाले भीनमाल के हैं, मांडोली के। वो बिजनेस माउंट आबू में करते हैं, आबू पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और चुनाव रानीवाड़ा से लड़ते। तो उनका कई जगह पैर रहता है, इस चक्कर में वो निपट जाते हैं। तो ये उनका छठा चुनाव है। वो 2003 में पहला चुनाव लड़े, हारे, 8 में दूसरा लड़े, जीते। चतुष्कोणीय मुकाबला था, सीधे मुकाबलों में वो जीत नहीं पा रहे हैं। 13 में हारे, 18 में हारे और 23 में छठा मुकाबला है और 19 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो ये छठा मुकाबला रतन देवासी का है। रतन और नारायण सिंह की छवि जितनी सॉफ्ट और लोगों में सहज पहुंच वाली मानी जाती है, रतन सहज पहुंच है लेकिन छवि हार्डकोर है उनकी। ये आरोप लगता है कि उनकी जाति का जो मामला है, कास्टिज्म का आरोप रतन देवासी पे लगता है। रतन देवासी कास्टिज्म का आरोप नारायण सिंह देवल पे भी लगाते हैं। यहाँ एक और प्रत्याशी है जिनको भूलना नहीं चाहिए, भरत मेघवाल है आजाद समाज पार्टी से। वो युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। 2 अप्रैल में उनके साथ बड़ी वारदात हुई, मारपीट हुई, उनको बुरी तरीके से मारा गया। तो वो सहानुभूति के लेवल पे एक बड़ा वोट ले सकते हैं और युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार और मुद्दों की बात कर रहे हैं। सीट अनारक्षित हैं, दलित प्रत्याशी कितने या 90,000 एससी के वोटर हैं। तो भरत उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक बड़ा वोट अपनी ओर खींचे। अर्जुन सिंह देवड़ा का अगर उल्लेख नहीं करें तो रानीवाड़ा की बात पूरी नहीं होगी। रानीवाड़ा से विधायक रहे हैं लंबे समय तक, निर्दलीय विधायक बने, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में। अभी वो कह रहे हैं कि रानीवाड़ा को सांचौर जिले में शामिल कर देना बड़ा मुद्दा था, हम सांचौर में नहीं जाना चाहते। इस मुद्दे पे वो बीजेपी के लिए एक माहौल खड़ा कर रहे हैं और ये मुद्दा उन लोगों के लिए प्रभावी है जो मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं। नारायण सिंह देवल ये वादा कर रहे हैं कि अगर वो जीते तो जो हिस्सा सांचौर का सीमावर्ती सांचौर में जाना चाहे उसे वो सांचौर में भेजेंगे और बाकी रेस्ट जिले को आप भीनमाल नया जिला बनाओ या जालोर में ही रहने दो। ये एक बड़ा पॉइंट है सर यहाँ का रानीवाड़ा। प्रदीप जी, अब आखिरी जिला बचता है, सबसे बड़ा जिला है जोधपुर। जोधपुर की बात करते हैं और जोधपुर में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैदान में है सरदारपुरा सीट से और बीजेपी ने महेंद्र सिंह राठौड़ को उतारा है। लगता है आपको कोई चुनौती दे पाएंगे गहलोत को महेंद्र सिंह राठौड़? सर मुश्किल है, क्योंकि जो महेंद्र सिंह राठौड़ है वो उनका लेजिस्लेटिव चुनाव का अनुभव नहीं है। छात्र संघ के चुनाव उन्होंने कराए हैं, वो जेडीए के चेयरमैन रहे हैं, बीजेपी इंटेलेक्चुअल प्रकोष्ठ के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन वोट कितने ला पाएंगे, क्योंकि जो सरदारपुरा सीट है वहां राजपूत संख्या में तो अच्छी हैं, लेकिन वहां बिश्नोई, जाट और कायम खानी मुसलमान जो है उनकी संख्या भी ज्यादा है। मुसलमान निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के साथ जाएंगे क्योंकि पूरे प्रदेश में एक भी मुस्लिम को सीट नहीं दी गई है। कायम खानी मुसलमानों की सदारत यूनुस खान करते रहे हैं, बड़े नेता हैं, यूनुस खान को भी टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में
अशोक गहलोत को सीधा सा फायदा ये होता दिख रहा है। तो कास्ट बेस्ड वोटिंग जो है वो सरदारपुरा में अच्छी है, और अशोक गहलोत एक बड़ा चेहरा है। पहले भी उनके सामने जिन प्रत्याशी को टिकट दिया गया वो जबरदस्ती ही दिया गया 2 बार, जो शंभू सिंह खेता सर है उनको। अगर बीजेपी किसी माली प्रत्याशी को उतारती, मसलन राजेंद्र गहलोत को, मसलन अविनाश गहलोत को यहाँ से देती, तो वो जरूर कास्ट वोटों में सेंध लगता, फिर राजपूत भी सोचता। लेकिन चूंकि यहाँ हनुमान सिंह खांगटा जो मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं, वो अशोक गहलोत के बड़े सिपह सालार हैं जोधपुर के, तो सारे वोट जाति के महेंद्र सिंह राठौड़ को ही पड़ेंगे, ये भी कहना संभव नहीं है। सिटी का चुनाव या जोधपुर शहर का जो चुनाव है वो बाकी मारवाड़ से अलग हैं। यहाँ मुद्दे भी एक मुख्य विषय हैं, जाति है लेकिन मुद्दे अहम हैं। क्योंकि अशोक गहलोत निश्चित तौर पे प्रो पीपल और प्रो पुअर योजनाएं लाते हैं, सहज उपलब्ध हैं, तो इसके नाते अशोक गहलोत को हरा पाना खासा मुश्किल है। अगर यह चमत्कार कहूंगा मैं, अगर ये महेंद्र सिंह राठौड़ कर पाए तो फिर उनकी राठौड़ी कायम हो जाएगी। फलोदी सीट की बात करें, बीजेपी के बब्बा राम बिश्नोई एमएलए हैं, पिछले 2 चुनाव भी जीत चुके, तो 2013 में भी जीते, 18 में भी जीते, इस बार फिर से मैदान में। मुकाबला कांग्रेस के प्रकाश छंगाड़ी से है, वो शायद यहाँ भी निर्दलीय भी मैदान में चुनौती दे रहे हैं। जी, यहाँ बीजेपी का एक ठीक सेटअप है, लेकिन चूंकि पुष्करना समाज से आते हैं छंगाणी, और ये बिश्नोई और ग्रामीण इलाके में बड़ा वोट बैंक है। फलोदी डिसाइड करता है कि कौन जीत रहा है। सट्टा बाजार आपको पता है फेमस है यहाँ पे, लेकिन सट्टा बाजार का भी गणित है। फलोदी वालों से बात करो तो वो फलोदी सीट पे कुछ नहीं बोलते, तो वो चिराग तरह अंधेरा वाली बात है। लेकिन चूंकि बब्बा राम जो है वो सहज उपलब्ध रहे हैं, फलोदी को, वो कांग्रेस में नहीं है सर, बीजेपी में है, उसके बावजूद वो फलोदी को जिला बनवाने में सफल रहे। कहा जा रहा था कि वैभव गहलोत को यहाँ से अशोक गहलोत उतार रहे हैं, तमाम बातें थी, र्यूमर्स थे, लेकिन फलोदी जो है इस बार जिला बन चुका है। और जो जिन जिलों की वाकई में डिमांड थी, जैसे बालोतरा, फलोदी, ब्यावर, कोटपुतली, जो 5, 7, 10 जिले बनने थे, उनमें से एक फलोदी था, और उस डिमांड को फुलफिल किया है, तो कांग्रेस की ओर चीजें जाएंगी, और बीजेपी के नेता भी उसको भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे, बब्बा राम बिश्नोई जो हैं। और पास की जो लोहावट सीट है, वहां से राजपूत प्रत्याशी हैं, जो गजेंद्र सिंह खिंवसर राजपूत जो है वो इस बार बब्बा राम की ओर जा सकते हैं। जाट किस ओर जाएगा, या बाकी जो एससी वोटर हैं यहाँ डिसाइडिंग है। तो फलोदी टक्कर है सर निश्चित तौर पर फलोदी में। लोहावट की आप बात कर रहे थे, गजेंद्र सिंह खिंवसर की, इस बार फिर वो मैदान में है, और कांग्रेस के कृष्णाराम बिश्नोई एमएलए हैं। पिछली बार 41,000 की लीड ली थी उन्होंने, कृष्णाराम बिश्नोई ने। इस बार फिर मुकाबला रिपीट हो रहा है दोनों के अंदर, और शायद आरएलपी के सत्यनारायण बिश्नोई भी हैं जो बिश्नोई वोटों का बंटवारा करेंगे। इस बार क्या गजेंद्र सिंह खिंवसर की कोई उम्मीद है? हाँ, यहाँ इस बार गजेंद्र सिंह थोड़ा सा क्या है कि एक तो वो विवादों में नहीं रहे, कभी विवादों में कृष्णाराम भी नहीं रहे, लेकिन क्या हुआ है कि मारवाड़ में इस बार चूंकि बिश्नोई समाज ज्यादा बड़ा और बड़ा समाज तो नहीं है, लेकिन 5 जो विधानसभा चुनाव, 5 जो सीटें हैं वहां बिश्नोई जीते हैं। नोखा जीते हैं, आपके लूणी है जोधपुर में, आपके फलोदी हैं, आपके लोहावट हैं, और सांचौर है। तो अब इनमें से जो कांग्रेस के जो हैं विधायक हैं अभी लोहावट वाले, वो उनको नुकसान आरएलपी से हो रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल मारवाड़ ही वो इलाका है जहां एक बड़ा वोट बैंक ले सकते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी नेशनल पार्टी बने, करनी भी चाहिए। वो कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए वो जिस भी पार्टी से बार्गेनिंग करे तो उनके पास एक अच्छा वोट परसेंटेज हो। तो इस लिहाज से आपको हैरत होगी सर, राजस्थान में 34 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। उन सीटों में से अगर आजाद समाज पार्टी से गठबंधन है, जो कि कांशीराम जी के नाम पे है, तो 34 में से ज्यादा प्रत्याशी आरएलपी के उतरे हैं। 24 जगह, लगभग 24 या 25 जगह आरएलपी के कैंडिडेट हैं। जबकि होना अक्सर ये होता है कि अगर मान लीजिए आजाद समाज पार्टी को उठाना है या गठबंधन है, तो मतलब ये चीजें अगर आप इसको ढंग से एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगी कि हनुमान बेनीवाल कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल जो गेम खेल रहे हैं वो यहाँ उसका असर पड़ेगा। और अगर बिश्नोई वोट बंट जाते हैं, पोलराइजेशन होता है, जाट आरएलपी की ओर जाते हैं, तो बड़ी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ बनता है सर लोहावट में। चूंकि लोहावट में हनुमान बेनीवाल और गजेंद्र सिंह खिंवसर के बीच में काफी जुबानी जंग भी हुई है, उनके बेटे के बीच में जो धनंजय सिंह है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव में चीजें ठीक हो गई थी। फिर
लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह ने प्रचार किया था जब हनुमान बेनीवाल नागौर से लड़ रहे थे। तो अब देखते हैं, पॉलिटिक्स है, सब चीजें वो तो लगातार बदलती रहती हैं। शेरगढ़ की बात करें, शेरगढ़ में मीना कंवर एमएलए फिर से मैदान में है और बाबू सिंह राठौड़ लगातार सक्रिय बताए जाते रहे। वहां पर मुकाबला रिपीट है, लेकिन शायद यहाँ भी बीजेपी को कुछ सहूलियत नजर आती है। हाँ, यहाँ ये एक ऐसी सीट है जहां राजपूत के अलावा कोई विधायक नहीं बना कभी, शेरगढ़। और यही सीट है जहां राजपूत अपने दम पे विधायक बन जाते हैं। लगातार एक ही समाज का विधायक रहना तो दूसरी जातियों में क्या तीसरे एंगल की ओर जाएंगे, ये भी एक बड़ी बात है सर यहाँ पे। लेकिन चूंकि इस बार बीजेपी का माहौल है इस इलाके में, और बाबू सिंह राठौड़ जिनको संगठन ने हमेशा दरकिनार करने की कोशिश की और मंचों पे दिखाया दरकिनार होना उनका, उससे उनके पक्ष में एक सहानुभूति की लहर खड़ी हुई। और बाबू सिंह राठौड़ चूंकि छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे जेएनयू के, और संघर्ष वाले व्यक्ति रहे हैं, चाहे वो 3 नंबर हॉस्टल के बाहर एक बड़ा धरना रहा हो 90-2000 के दशक में बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ भैरव सिंह शेखावत की सरकार में, वहां से बाबू सिंह राठौड़ खड़े होते हैं और बड़े नेताओं को हरा के 2003 में विधायक बनते हैं, 8 में बनते हैं, 13 में बनते हैं, 18 में हार जाते हैं। पकड़, जमीनी पकड़, LIC एजेंट से उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन शुरू किया, तो उनकी पकड़ बहुत गजब की है। 18 में हारने के बाद वो लगातार सक्रिय रहे हैं, इस सक्रियता का लाभ उनको मिलेगा। चूंकि मीना कंवर महिला हैं और उनके पति काफी कोशिश करते रहे चुनाव जीतने की, नहीं जीत पाए। सरकारी योजनाएं और तमाम चीजें मीना कंवर की तरफ है और बाकी चीजें बाबू सिंह राठौड़ की तरफ है। तो अब ये देखना है कि कांग्रेस का जो बुल वोट बैंक कांग्रेस ही की ओर रहता है या बाबू सिंह की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ फिलहाल बाबू सिंह जो है वो अप वाली स्थिति में है। अगली सीट की बात करें प्रदीप जी, ओसिया की सीट है। दिव्या मदेरणा मैदान में है। बड़े चर्चित भाषण उन्होंने दिए हैं, बड़ा एक अंदाज है उनका तीखा, लेकिन इस बार शायद बता रहे हैं उनके लिए मुश्किलें यहाँ पर बनी हुई है। देखिए सर, ओसिया जो सीट है ये है, पहले यहाँ जब पुराने समय में, जब परिसीमन से पहले नरेंद्र सिंह भाटी कांग्रेस के बड़े नेता रहे, वो चुनाव जीतते रहे, उनके बेटे मृगेंद्र सिंह भाटी यहाँ से कभी लोहावट से कभी शेरगढ़ से टिकट मांगते रहे, वो नहीं मिला। तो राजपूत वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है यहाँ पे। 2008 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें दिव्या मदेरणा के पिता जो महिपाल मदेरणा, स्वर्गीय महिपाल मदेरणा, वो विधायक बने थे 2008 में। तो उनके सामने खड़े हुए थे शंभू सिंह खेतासर बागी थे, तीसरे मोर्चे में थे। वो सिर्फ 3300 वोट से चुनाव हारे थे। और यहाँ हर बार राजपूत जो है वो अक्सर बागी होता है। पिछली बार भी महेंद्र सिंह नाम के एक प्रत्याशी बागी थे और बड़ा वोट ले गए थे, वो मार्जिनल से भी बहुत ज्यादा, शायद 40-50 हजार, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। इस बार उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है और दिव्या मदेरणा को हराने के लिए दिया। तो ये चीज जो है वो उस इलाके में जहां लिटरेसी कम है, वहां बेबाक भाषण देने वाले लोग जो है वो वोट, भीड़ जुटा लेते हैं, लोग तालियां बजा लेते हैं, मीम बना लेते हैं, रील बना लेते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, लेकिन क्या वो वोट देंगे? ये बड़ी बात है। दिव्या मदेरणा को घेरा है, लेकिन ये बड़ी चीज है कि दिव्या मदेरणा घिरी है तो हनुमान बेनीवाल ने प्रत्याशी क्यों नहीं दिया RLP ने? तो यह है सीधा सा है कि हनुमान बेनीवाल जिन पे आरोप लगाते हैं, मसलन अशोक गहलोत पे, मसलन वसुंधरा राजे पे, मसलन सचिन पायलट पे, मसलन इन पे दिव्या मदेरणा पे, किसी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं है हनुमान बेनीवाल की ओर से। मसलन जो ज्योति मिर्धा लड़ रही है नागौर में, उनके सामने हबीबुर रहमान है और उनके सामने हरेंद्र मिर्धा, ये तीनों ही जो है वो हनुमान बेनीवाल से अदावत रही है। तीनों ही की कभी ना कभी, जो हरेंद्र मिर्धा है वो हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव चौधरी को हराते रहे हैं, रामदेव चौधरी से हारे हैं वो। हबीबुर रहमान जो रामदेव चौधरी के खिलाफ खड़े हुए, हनुमान बेनीवाल को 2003 में हराया था। 1998 में हनुमान बेनीवाल का फार्म खारिज हुआ था, लेकिन हनुमान ने न तो खुद प्रत्याशी उतारा और न जिस टीम से उनकी अच्छी मित्रता है आम आदमी पार्टी, उसका प्रत्याशी दिया नागौर में। तो मारवाड़ जो है वहां की पॉलिटिक्स बहुत अलग तरह की है सर। तो ओसिया में जो है वो आपको प्रत्याशित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। भैराराम के प्रति एक जो बयान दिया उसको लेकर नाराजगी आई, वो शेरनी वाली, जंगल भेज दो, ये वो, लेकिन उसके बाद कास्ट जो चीजें हैं वो अपने पक्ष में की है भैराराम ने। और कांग्रेस जो है, खास करके बद्रीराम जाखड़ यहाँ से टिकट मांग रहे थे, जिनको बाली सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि वो दिव्या मदेरणा से दूर रहे। सीट नहीं जीते कोई बात नहीं लेकिन उनकी टीम भी अलग काम कर रही है सर दिव्या मदेरणा के अगेंस्ट, क्योंकि वो भोपालगढ़ के रहने वाले हैं मूलतः, जो बद्री जाखड़ हैं। लेकिन भोपालगढ़ आरक्षित सीट है सर, तो बद्री जाखड़ ओसिया में नुकसान नहीं करे, ऐसे में उनको बाली भेज दिया गया। लेकिन बद्रीराम जाखड़ के लोग तो वही हैं, वोट तो उनका वही लगता है। इवन बद्रीराम जाखड़ जो है
वो चुप नहीं रहेंगे, वो चाहेंगे कि किस तरह से मदेरणा पीढ़ी जो है उसको एक फुल स्टॉप लगाया जाए। जी अगली सीट भोपालगढ़ की आप बात करें तो भोपालगढ़ भी सुरक्षित सीट है और आरएलपी के एमएलए पुखराज यहाँ से फिर से मैदान में है और कांग्रेस ने तो इस बार नया कैंडिडेट गीता बरवड़ को खड़ा किया है, तो शायद आरएलपी की इस बार यहाँ सहूलियत होगी फिर से। जी सर, मौजूदा विधायक और सक्रिय बहुत रही हैं। जो विधायक हैं कमसा मेघवाल, काफी उन्होंने काम किया है और हनुमान बेनीवाल का गजब एक माहौल है। उसके साथ ही चंद्रशेखर रावण का यहाँ प्रभाव पड़ेगा, दलित वोट बैंक अच्छी संख्या में है। लेकिन बीजेपी के पास सहारा है राजपूत जो है उन वोटर्स का है, या अपने मूल ओबीसी वाला ये वो, लेकिन हनुमान बेनीवाल यहाँ पे पहले या दूसरे नंबर पे टक्कर पे जरूर रहेंगे। अब दूसरे कौन होंगे, वो है बीजेपी कांग्रेस, त्रिकोणीय मुकाबला है कुल मिला के, कोई भी निकल सकता है, पर कांग्रेस की संभावना यहाँ थोड़ी कम नजर आती है, क्योंकि वही बद्री जाखड़ का इन्फ्लुएंस और उस पर फिर दिव्या मदेरणा के का भी थोड़ा सा एक प्रभाव है इस सीट पे, मदेरणा परिवार का। दिव्या की मदर जो है वो भी जिला प्रमुख हैं और रही हैं, और इसमें कोऑपरेटिव में से तमाम तरह की जो पॉलिटिकल बॉडीज हैं उसमें ये परिवार जरूर प्रभावी रहा है जोधपुर जिले में। इन दोनों ही सीटों पे सीधे तौर पे इनका एक बड़ा गजब इन्फ्लुएंस रहता है। तो बड़े बड़े जो खाटी नेता हैं उनका एक प्रभाव इस सीट पे है, और ऐसे में हनुमान बेनीवाल अगली सीट है प्रदीप जी, जोधपुर शहर की बात वापस कर रहे हैं। जोधपुर शहर में कांग्रेस की मनीषा पंवार विधायक हैं, उनको फिर से टिकट मिल गया है, और बीजेपी के अतुल बंसाली, शायद पिछली बार भी यही मुकाबला था, इस बार फिर वही मुकाबला है, पर इस बार आरएलपी के अजय त्रिवेदी जो कांग्रेस के बागी हैं वो भी मैदान में है, और शायद उससे कुछ फायदा बीजेपी को मिलता उम्मीद कर सकती है बीजेपी। सर जोधपुर शहर में एक तो जो जोधपुर में दंगा हुआ था उसका बहुत फर्क पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम जैसी स्थिति इस शहर में कभी रही नहीं, लेकिन अब थोड़ी सी स्थितियां बदल रही हैं, और फिर वही पोलराइजेशन जो है उसका फर्क जोधपुर शहर में निश्चित तौर पे भगवा और तमाम चीजों का, आरएसएस जिस तरीके से सक्रिय हुई है शहरी सीटों को जुटाने के लिए, जिस तरह से जो जयपुर शहर में एक रैली हुई, प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, उस तरह से लगता है कि जोधपुर में भी आज या कल में एक बड़ा रोड शो होगा, और चीजें जो है मनीषा पंवार को खासी दिक्कतें यहाँ आ सकती है, क्योंकि अतुल बंसाली कोई बड़ी कास्ट से नेता है नहीं, अल्पसंख्यक हैं, खुद जैन समाज से आते हैं, और जो रावणा राजपूत समाज की प्रत्याशी है मनीषा पंवार, वोट बैंक अच्छा है, लेकिन दूसरी जातियां शायद इस बार जोधपुर में मानस बदल रही हैं। जिस तरह से जोधपुर के लोगों से बात हुआ तो वो पिछली बार भी चुनाव काफी टक्कर में हारे थे, इस बार जो है वो पूरी जो कम्युनिटी है उनकी या उनसे जुड़े हुए लोग जो है वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। सूरसागर भी सीट है जोधपुर शहर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंगे की जो बातें करते रहे, उन्होंने कहा कि जोधपुर के अंदर दंगे हुए, कई जगह उन्होंने बात कही, तो सूरसागर सीट भी उसी में आती है, और यहाँ पे भी कांग्रेस के कैंडिडेट मुस्लिम है, शहजाद खान है, फिर वही पोलराइजेशन की बात यहाँ पर भी होगी। सर मैं सुन नहीं पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर दंगे की बात लगातार करते रहे हैं, जोधपुर में भी की उन्होंने, बाहर भी करते रहे हैं दंगे की बातें, और सूरसागर में कैंडिडेट भी मुस्लिम है। बीजेपी ने यहाँ से सूर्यकांत व्यास का टिकट काट करके इस बार देवेंद्र जोशी को उतारा है, कांग्रेस ने फिर मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, तो यहाँ पे भी ध्रुवीकरण होगा। जी देखिए, सूर्यकांता व्यास को साधने की कोशिश अशोक गहलोत ने की, वो उनके घर पे गए, जी को कहा आपका टिकट कट गया, एहसास कराने की, लेकिन ऐसा कहते हैं उसी शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया और ये कहा गया कि जी आपका टिकट काटा नहीं गया है, आप एक उम्र वाले क्राइटेरिया को पार कर गई हैं, और आप में इतने भाग दौड़ करने का आपका शरीर और उम्र जो है साथ नहीं देती, ऐसे में आप रेस्ट करें, आपके परिवार का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद जी चुप हैं सूर्यकांता व्यास एक अलग अलहदा अंदाज वाली नेता रही हैं, और अपने मुद्दों को लेकर मुखर रही हैं। उनके पिता पुलिस में थे, और पिता की उस खांटी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, और आपकी जीजी नाम से वो पहचानी जाती है वहां पे, इवन उनका मेल आईडी भी इसी नाम से है। तो अगर जीजी खामोश नहीं होती तो फिर बीजेपी को दिक्कत थी, लेकिन इस बार जोधपुर शहर के साथ साथ सूरसागर सीट जो है वहां भी इस दंगे वाला मामला और इसका असर रहेगा, तो पोलराइज चीजें प्रभावित करेगी अंत में लोग जो है वो, और चूंकि ये जोधपुर जो है वो, जोधपुर का ये हिस्सा धार्मिक आस्थाओं से भरा हुआ हिस्सा रहा है, तो फर्क पड़ेगा सर, यहाँ पे बीजेपी के पक्ष में जा सकती है चीज। यहाँ लूणी सीट की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के महेंद्र बिश्नोई एमएलए फिर से मैदान में है, और बीजेपी से जोगाराम पटेल, ये भी शायद पुराना परंपरागत मुकाबला इनका पहले भी हो चुका है,
और इस बार शायद महेंद्र बिश्नोई की स्थिति शायद कुछ मुश्किल बताई जा रही है। सर जोगाराम पटेल जो है, उन्होंने पहला चुनाव 2003 में लड़ा था सामाजिक न्याय मंच से, वो दूसरे नंबर पे रहे थे। सामाजिक न्याय मंच की फलोदी और ये सीट और एक पूर्व में, ये 3 सीटें ऐसी थी जहां दूसरे नंबर पे रहे थे, पहले पे देवी सिंह भाटी जीते थे। उसके बाद एकदम वो राजनीति में राइज हुए और उस चुनाव में जीते थे राम सिंह बिश्नोई, इन्हीं महेंद्र बिश्नोई के दादा। तो राम सिंह बिश्नोई की कुछ ही समय बाद निधन हो गया और उपचुनाव में ये जो है जोगाराम पटेल, यह चुनाव जीत गए। जोगाराम पटेल फिर 13 में भी चुनाव जीते थे। 8 में जो चुनाव जीते थे उनका नाम समीचीन रहेगा राम सिंह बिश्नोई के बेटे मलखान सिंह, यानी महेंद्र सिंह के पिता। ये वही मलखान सिंह बिश्नोई है जो भंवरी देवी केस की याद दिलाते हैं। मलखान सिंह फिलहाल बाहर हैं, मतलब वो केस में है, केस लड़ रहे हैं। उनका अभी एक वो भी आया था धोखाधड़ी जैसा कोई मामला, उनके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड भी हुआ है। महेंद्र बिश्नोई पिछली बार ट्रायंगल में जीते थे क्योंकि पप्पू सिंह भांडू नाम के प्रत्याशी खड़े हुए थे वहां पे और काफी वोट ले गए थे। इस बार लूणी में सीधी टक्कर है। सीधी टक्कर में अक्सर जो बिश्नोई परिवार हैं, राम सिंह अपने समय के नेता रहे हैं, लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि मलखान सिंह बिश्नोई के बाद का दौर है, तो यहां बड़ी संकट है कि महेंद्र बिश्नोई आगे कितना अपने आप को और प्रभावी रख पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जैसे सीट पर बताया जा रहा है कि कुनियों की प्याऊ की जो जमीन वाला मामला था, उसको लेकर भी जाट समाज के अंदर कुछ नाराजगी इनसे रही है। तो बिश्नोई को शायद इस बार वो वोट नहीं मिल सके, जाटों का समर्थन नहीं मिल सके। अब बात करते हैं अगली सीट की, बिलाड़ा की सीट है और यहाँ से मोहनलाल कटारिया कांग्रेस के मैदान में है और बीजेपी से अर्जुन लाल गर्ग है। पिछली बार आरएलपी से बीजेपी को नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार शायद बीजेपी के लिए स्थिति यहाँ पर अच्छी बताई जा रही है। अर्जुनलाल गर्ग वसुंधरा राजे खेमे के हैं, पहले मंत्री रहे हैं और उसके अलावा उनका एक अलग तरह का वो रहा है और खुद की जाति के वोट कम हैं, बेसिकली गर्ग समाज ज्यादा नहीं है। गर्ग समाज पूजा पाठ जो है वो उससे जुड़ा हुआ समाज है, जो कि मेघवाल और इन समाजों के गुरु कहलाते गए हैं पारंपरिक रूप से। अब चीजें बदल रही है, लेकिन यहाँ आप जो कह रहे हो वो बात लागू होती है। यहाँ आरएलपी का प्रभाव है और आजाद समाज पार्टी भी, चूंकि पास ही की जैतारण सीट पे दिलीप चौधरी जिस तरीके से बिलाड़ा से सटी हुई सीट पे जाट वोटों को आरएलपी के लिए ले जा रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के लिए ले जा रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा एक अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और बीजेपी के प्रत्याशी थोड़ी सी मुश्किल में है। अर्जुनलाल गर्ग, यहाँ कांग्रेस वाले को थोड़ा फायदा तो है, लेकिन वही जो बाकी जो जातियां हैं 2000, 5000, 10,000 की संख्या वाली, वो बीजेपी का जो है थोड़ा सा एक काडर काम कर रहा है। पूरे जोधपुर संभाग में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने जो पुराने प्रचारक हैं या अलग अलग जाति वर्ग से जो प्रचारक हैं, उनको एक बड़ा जिम्मा दिया है। एक सप्ताह से उस पर एक ऐसा अंदरूनी काम चल रहा है जिससे लगता है कि चीजें खासी जो है वो बीजेपी के पक्ष में आ सकती है। उसमें बिलाड़ा भी एक सीट है। तो प्रदीप जी, लगभग सारी सीटों का हमने बात कर ली और मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं जो प्रदीप जी के बारे में कही जा सकती है। इनको एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इनकी याददाश्त बड़ी तेज है, आंकड़े इनकी जुबान पर रहते हैं, साल के साथ में रहते हैं, सारे फिगर इन्हें याद रहते हैं। मैंने कई बार इनसे बात की है, मगर इतनी लंबी बातचीत शायद कभी नहीं हुई है, किसी डिस्कशन में तो नहीं हुई। आज दर्शकों देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदीप जी ने एक एक सीट के अंदर साल दर साल आंकड़ों का विश्लेषण किया, जाति के आंकड़ों का विश्लेषण किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी 4PM राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जोधपुर संभाग में क्या स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आज हमने जोधपुर संभाग की बात की है और इसके अब तक 3 संभाग हो चुके हैं। अगले वीडियो के अंदर हम एक और संभाग की बात करेंगे। 2 दिन ही बचे हैं अब मतदान के अंदर, 3 दिन बचे, 25 तारीख को मतदान होना है। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग पश्चिमी राजस्थान के चुनावी गणित को अच्छे से समझ सकें। नमस्कार।